अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। वेरी गुड मॉर्निंग। भाई हाल ये है कि पाकिस्तान जो है ओडीआई सीरीज अगेंस्ट जिम्बाब्वे जीत गया। बड़ी अच्छी बात है, बड़ी जबरदस्त बात है। तो लिहाजा अब हम ऑस्ट्रेलिया से ओडीआई जीत चुके हैं। हमें जिम्बाब्वे से ये सीरीज जीतनी भी चाहिए थी, जो एक नेचुरल सिनेरियो बनता है। नहीं वैसे डोंट पुट अस डाउन। ये आपकी मुझे आपकी आवाज में थोड़ा सा तंज लगा। I'm not putting us down. I'm saying we are a much better team. We are a much better team certainly from Zimbabwe. हमें आइडियली ये सीरीज 3-0 से जीतनी चाहिए थी, लेकिन हम 2-1 से भी जीते हैं, which is जिसके घर गए उसको भी एक जीतने दो। मतलब इतना भी क्या हो गया? We are very big hearted people. ऐसी बातें नहीं करते अब्दुल्ला। हम अपने मुल्क में भी ये मौके देते हैं लोगों को। एग्जैक्टली बिग हार्टेड है ना, तो हम कहते हैं कभी कभार तुम लोग जीत जाओ। लेकिन मुझे ये इसलिए अच्छा लग रहा है, देखो अब ये बड़ा एक डिफिनिटिव किस्म का कि हम ओडीआई जीत रहे हैं, क्योंकि पहले हम ऑस्ट्रेलिया से जीतना इन ऑस्ट्रेलिया वाज अ बिग, जिम्बाब्वे से जीतना इन जिम्बाब्वे। बेशक आप जो भी समझे हो उस टीम को, कोई कुछ नहीं समझ रहा, अच्छा ही समझ रहा है। स्टार्ट ही इस तरह किया। मैं कह रहा हूँ कि हमें जीतना ही था और हमने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है, हमें जीतना चाहिए भी था। जो सारी बात इधर होगी तो बहुत मुबारक हो जी आपको। Hence we are happy. You know we are happy when we have a good news to give you in the morning, and this is it. हाँ जी, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से मुताल्लिक ऑल्दो क्या खबरें हैं वो भी हम आपको बताएंगे, एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन मैच की पहली थोड़ी तफसील तो बताना बनती है। जो यू नो परफॉर्मर्स हैं उनका जिक्र, उनका नाम लेना भी ज़रूरी है। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को फैसला कुन सीरीज़ जो वनडे सीरीज़ थी इसमें 99 रन से शिकस्त दी है आखिरी मैच में, और इससे पहले वाला 10 विकेटों से हमने जीता था। ओपनर साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक ने पहली विकेट पर 58 रन का आगाज़ फराहम किया। साइम ने 31 बनाए, अब्दुल्ला शफीक ने 50 बनाए। जबरदस्त जी। ग्रीन शर्ट्स ने कामरान गुलाम की सेंचुरी की बदौलत वो भी चल पड़े। जबरदस्त हो गया आफ्टर मुल्तान, यू नो वी वर ऑल वेटिंग फॉर हिम टू परफॉर्म, एंड बेहतरीन उनकी सेंचुरी थी। 303 रन हमने बनाए। जवाब में जिम्बाब्वे के 2 खिलाड़ी 10 रन पर पेवेलियन लौट गए थे, और दोनों विकेटें किसने ली? साइम अयूब ने। भाई मतलब ये नाम याद रखना चाहिए अब हम सबको। साइम अयूब तो मतलब शुरू से ही याद था, तो विकेटें भी इन्होंने ली। और जिसके बाद आपको ये बता दें कि मेज़बान टीम की विकेटें वक्फे से गिरती रही। उसके बाद ऐसा लगना स्टार्ट हो गया था कि इट्स ओवर फॉर देम। आई वाज फीलिंग बैड। और साइम अयूब वाज द मैन ऑफ द सीरीज, और पिछले मैच में आपको याद है इनकी सेंचुरी का भी बड़ा चर्चा रहा है। और कामरान गुलाम मैन ऑफ द मैच थे कल के मैच में, बिकॉज ऑफ हिज वंडरफुल परफॉर्मेंस व्हेन ही स्कोर्ड 100। सीरीज के आपको पता ही है तीनों वनडेज जो थे वो जियो सुपर से बराह रास्त नशर हो रहे थे, एंड दैट इज वेयर वी वॉच देम टू। सो अच्छा लगा, मजा आया। अच्छा जी, अब अभी आज बहुत बड़ा दिन इसलिए है बिकॉज आज वो मीटिंग होने जा रही है जिससे चैंपियन के फेट का फैसला हो जाएगा। यस, एंड वी आर नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज। एटलीस्ट मोहसिन नकवी साहब तो यही कह रहे हैं कि भाई हमने डिसाइड कर लिया, हमारे यहाँ ही होना है और इसी तरह होगा। सो लेट्स सी कि कितनी फ्लेक्सिबिलिटी होगी और क्या। और मेरा ख्याल है कि जब इस तरह के मामलात होते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी गुंजाइश ज़रूर मौजूद रहनी चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम ये भी नहीं चाहते कि हमारे से होस्टिंग राइट्स ले लिए जाएं, बिकॉज दैट वुड बी डिजास्टर्स टू। अच्छा, लेकिन ये फैसला हो जाए कि अगर इंडिया नहीं आ रही और कुछ हाइब्रिड पे हमें जाना पड़ेगा, तो फिर फॉरगेट अबाउट एवर थिंकिंग कि पाकिस्तान इंडिया जाएगा, बिकॉज आपको पता है कि आगे और भी बड़े टूर्नामेंट्स होने हैं जो इंडिया ने भी होस्ट करने हैं। कि जो भी फैसला तो ये होगा फैसला हो जाए पाकिस्तान के लिए बेस्ट होगा, और ये बेस्ट इन्होंने मुतअद्दिद दफ़ा कहा है कि यू नो आउट ऑफ ऑल द ऑप्शंस हम जो बेहतरीन होगा यही चूज़ करेंगे। क्या कहते रहे हैं, सुन लीजिए। हम अपने स्टांस में अभी भी क्लियर हैं कि ये नहीं हो सकता कि हम जाके इंडिया क्रिकेट खेलें और इंडिया नहीं खेले यहाँ आके। तो जो भी होगा बराबरी की सतह पर होगा, और हम उसमें आईसीसी को बड़ा क्लियर बता चुके हैं। तो आगे जो फाइनल बोर्ड मीटिंग में होता है वो आपको आगाह कर दें। हम कोई ऐसी चीज़ नहीं करेंगे कि खाली बस पैसों की बुनियाद पे बिक जाएं कि ये कर लें, ऐसी चीज़ कोई नहीं होगी, ना होनी है। लेकिन जो पाकिस्तान के लिए बेस्ट होगा वो करके निकलेंगे इंशाल्लाह ताला। पाकिस्तान के लिए इस सूरत हाल में क्या बेस्ट हो सकता है? अगर वोटिंग पे जाएंगे तो हमें क्या यकीन है कि तमाम मेंबरान हमारे हक में वोट देंगे? ऐसा नहीं होने वाला। बात यह है कि तमाम जो मेंबरान हैं उनको कोई इशू नहीं है पाकिस्तान आने से, सिर्फ एक मुल्क को इशू है, तो उनको तो हक में ही देना चाहिए फ्रैंकली। लेट्स सी क्या होता है। अब वो किस तरह से मैनिपुलेट करते हैं दूसरे ममालिक के वोट्स को, ये भी एक हकीकत है। बाकी जो दोस्त ममालिक हैं इन द क्रिकेटिंग सर्कल, ये पाकिस्तान को क्या मशवरा दे रहे हैं, ये भी एक अहम बात है। सो क्या किसी और ऑप्शन की तरफ पाकिस्तान बढ़ सकता है? अगर बात इसी आए कि चैंपियंस ट्रॉफी ही कहें जी चलें देखते हैं बाद में क्या होगा।
मेरा ख्याल है कि हमें इस मर्तबा ये वाला मौका तो बिल्कुल नहीं अपने हाथ से गवा सकते कि हम होस्टिंग राइट्स किसी को दे दें, किसी और मुल्क में ऑल टुगेदर ही शिफ्ट हो जाए, ये नहीं होने देंगे। नहीं तो फिर वो बात तो सारी अब्दुल्ला आपकी खुद अपनी बात सुने, वो हाइब्रिड पे आ गई ना कि जो इंडिया वाले मैचेस होंगे वो नहीं होंगे पाकिस्तान में, वो कहीं और होंगे। तो इट्स वेरी सिंपल, जब सारी चीजें बैलेंस आउट करने के लिए देखिए अब मरता क्या ना करता, कुछ ना कुछ ज़रूर शराइत अपनी रख सकते हैं कि आगे जो आईसीसी के टूर्नामेंट्स हैं इंडिया में या जिस भी मुल्क में हमें खेलने पे एतराज़ है, हम वहाँ पे क्या स्ट्रैटेजी अपनाते हैं। क्या हम मिनोन तस्लीम कर लें कि हाँ जी जहाँ आप कहेंगे हम पहुँच जाएंगे, या फिर हमारी भी कोई से होगी। ये तो हम अपने आप से एक्सपेक्ट करें ना, इतनी स्पाइन तो हमें दिखानी चाहिए। सुहेल इमरान हमारे साथ मौजूद हैं, सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद हैं, भट्टी साहब हमारे साथ हैं, और भट्टी साहब मौजूद हैं। सिकंदर बख्त साहब के पास भी बड़ी खबरें हैं और कुछ तजावीज़ भी थी, कल राशिद भाई के पास भी तजावीज़ थी। सिकू अस्सलाम वालेकुम, बताइएगा सिकू, अब आपको सूरत हाल किस तरफ जाती हुई नज़र आ रही है? कुछ क्लियर हो रहा है या आज की वोटिंग के बाद ही मामला सामने आएगा आवाज़ें? देखो अब्दुल्ला, मेरा तो स्टैंड पहले भी यही था, अभी भी यही है कि हमें अड़ना चाहिए, हमें एक दफा कुछ ना कुछ करके देना चाहिए कि भाई आप ना करें। लास्ट टाइम भी मैंने आपके प्रोग्राम में आज से 2 साल पहले यही बात कही थी कि नहीं आएगा इंडिया, आप अगर जाते हैं तो उनसे कोई बैंक गारंटी ले लें। मैंने उस वक्त 50 मिलियन की बात की थी कि $50 मिलियन की आप एक बैंक गारंटी ले लेंगे, हम नहीं आएंगे तो हम आ रहे हैं, मगर अगर आप नहीं आए तो हम आपको $50 मिलियन देंगे। मगर इस दफा अब जो ये वोटिंग वाली बात आ गई ना, ये बड़ी खतरनाक हो गई है। ये मुझे इसलिए कि मुझे क्रिकेट में कभी भी क्रिकेटर्स के ऊपर तो कभी भी भरोसा नहीं रहा। मैं 3 दफा ऐसा कहते ना डसा गया हूँ कि इसमें हमारे कप्तान जो साबिक वजीर आजम है, उन्होंने भी हमें धोखा दिया और $50,000 लेकर वो हमसे छोड़ के अब चले गए थे। ये मैं हल्फिया बता रहा हूँ आपको, कभी वाकया होगा मैं पूरा बयान कर दूंगा। तो क्रिकेट के अंदर ये जब वोटिंग होगी ना, तो पाकिस्तान, आई डोंट थिंक सो कि कोई भी पाकिस्तान के साथ हो सकता है, एक आधा कोई खड़ा हो, वरना इंडिया के साथ सब चले जाएंगे। तो हमें को एक ऐसा फॉर्मूला जरूर देखना पड़ेगा। जो आपकी अभी बात आप कर रहे थे वो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि ऐसा ना हो कि यहाँ से पूरा ही चला जाए, उसमें हमें बहुत ज्यादा लॉस है। तो उसका क्या इलाज होना चाहिए? मैं फिर दोबारा कहूँ कि जैसे मैंने 2 साल पहले कहा था कि आप ये कर दें कि चले सपोज करें हाइबर्ड पे आ जाते, सपोज करें आ जाए, तो आप ये भी करेंगे कि हम फिर इंडिया कभी नहीं जाएंगे और उसकी कोई गारंटी नहीं। अब गारंटी कैसे ली जाए ये मुझे नहीं पता, इट्स अ टेक्निकल थिंग, कोई लॉयर ही बता सकता है, कोई बहुत ऐसा एक्सपर्ट बता सकता है। कोई लीगल फ्रेमवर्क तो सर्टनली कोई लीगल बंदा ही बता सकता है कि क्या हम मेक श्योर कर सकते हैं जो कि दुनिया में जो मुल्क स्पेसिफिक कवानीन ना हो, कोई दुनिया जो उस कानून को माने और उस गारंटी को या उस चीज़ को तस्लीम करे कि हाँ जी ये उस वक्त तय हुआ था। जी सुहेल इमरान, आप क्या ऑप्शंस सोची जा रही हैं डिस्कस? ऑब्वियसली आप पहुंच जाएंगे तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए वैसे भी कि समथिंग इज कमिंग आउट ऑफ द ब्लू, एकदम से वी आर कॉट बाय सरप्राइज। सारे ऑप्शंस आर ऑन द टेबल, किसकी तरफ लीन किया जा रहा है और किसकी तरफ प्रेस किया जाएगा मोहसिन नकवी साहब की साइड से? जी उमर अब्दुल्ला, ये जो भी कुछ देर पहले आपने बात की कि पाकिस्तान से होस्टिंग राइट्स ले लिए जाएंगे, ऐसा मुमकिन नहीं है कि होस्टिंग जो है, जो मेज़बानी है वो पाकिस्तान से ले ली जाए। अगर किसी और मुल्क में अगर बस कम होता भी है कि अगर किसी तीसरे मुल्क में जाकर कोई चैंपियनशिप ट्रॉफी करवाई जाती है तो होस्टिंग पाकिस्तान के ही पास रहेगी। ये तो तय है कि होस्टिंग पाकिस्तान से नहीं जाएगी, इसकी मिसालें माजी में भी मौजूद है। यानी कि होस्ट हम रहेंगे लेकिन मतलब बस वेन्यू पूरा ऑल टुगेदर, बट हम ये भी नहीं चाहते ना कि ऑल टुगेदर वेन्यू चेंज हो जाए। नहीं, ये एक ऑप्शन में से एक है कि अगर किसी दूसरे मुल्क में, अगर साउथ अफ्रीका या यूएई में मुकम्मल तौर पर करवाने का फैसला होता है वोटिंग के ऊपर या आज के इजलास में, तो उसके हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। जहाँ तक पाकिस्तान के मौक़िफ़ की बात है, मेरा ख्याल है अब कोई ऐसी ढकी चुकी बात नहीं रह चुकी जो मौक़िफ़ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सामने न आया हुआ हो। पहले तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानब से हाइब्रिड को मुस्तरद किया गया, वो खबरें थी, लेकिन अब तो कैटेगोरिकली ये चीज़ को भी कह दिया गया कि अगर आप फैसला करते हैं कि किसी न्यूट्रल वेन्यू पर चैंपियंस ट्रॉफी होती है हाइब्रिड मैचेस पे, तो पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ किसी सूरत में नहीं खेलेगा। और अगर इसके अलावा कोई काबिल कबूल फार्मूला है तो वो पेश किया जाए। और इसके साथ साथ अगर इंडिया के साथ ये वाला मामला किया जाता है हाइब्रिड का, तो ये भी मैसेज दे दिया गया है कि ये भी तय करें, इसी वक्त तय करें, मीटिंग से पहले तय करें कि पाकिस्तान आइंदा जो 4 इवेंट्स होने जा रहे हैं जो विमेंस और मेंस के मिलाकर है इंडिया में, वो पाकिस्तान वहाँ पर जाकर नहीं खेलेगा। इसका भी इस मीटिंग से पहले तय कर ले फार्मूला। और उसके बाद जब मुलाकातें हुई चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की आईसीसी
ऑफिशियल्स के साथ उन्होंने मुलाकातें जो की थी, उसके बाद उन्होंने उनको खुला पैगाम दे दिया था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो मौक़िफ़ है उसमें किसी सूरत में तब्दीली नहीं आएगी। ये पहला मौका है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और उसके चेयरमैन मोहसिन नकवी इस चीज़ के ऊपर खड़े हुए हैं जो उन्होंने कहा था। ये नहीं हुआ जो पिछले साल 2023 के एशिया कप की वजह से हुआ था, और हाइब्रिड का उसी वक्त के क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने हाइब्रिड का लफ्ज़ सामने लेके आए थे, जिसका खमियाजा आज भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भुगतना पड़ रहा है। और कल रात को उन्होंने कह दिया, आखिरी मरतबा जब उनसे गुफ्तगू हुई, उनसे बातचीत हुई, उन्होंने ये भी कह दिया कि हम इंजर्ड अपने आप को करवा लेंगे, जख्म सह लेंगे, लेकिन अपनी बेइज्जती नहीं कराएंगे। इसका एक मैसेज है, क्लियर मैसेज ये है कि अगर हमें अपना नुकसान भी बर्दाश्त करना पड़ा तो हम नुकसान बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन अपने मौक़िफ़ से नहीं हटेंगे। इससे मेरा ख्याल है कि मजबूत स्टांस और इस तरह का मैसेज जो है वो किसी को नहीं जा सकता। और आज इम्तिहान है आईसीसी का अपनी अथॉरिटी मनवाने का और बोर्ड मेंबर्स को अपनी फेयरनेस शो करने का। ये ऐसे नहीं हो सकता कि आप बायलैटरल सीरीज खेलने के लिए तो पाकिस्तान आ जाए, तब आपके लिए हालात अच्छे हों, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए आप टेबल पर जब आप बैठे तो आप पाकिस्तान में आने की मुखालफत कर दें सिर्फ इसलिए कि आपने ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल, एतराज भी सिर्फ एक ही मुल्क को है। और एक सेकंड के लिए सोहेल इमरान, जब आप ये सारी बात कर रहे थे, आई वाज थिंकिंग इफ इट वाज ऑन दी अदर वे अराउंड, अगर इंडिया में ऐसी चीज हो रही होती है और हमें तकलीफ हुई होती है कि हम इंडिया नहीं जाएंगे, आप लोग सोच सकते हैं कि इंडिया कभी हाइब्रिड मॉडल पे बात करता भी? मतलब इंडिया ने तो फ्लैट राइट कह देना था, भाई जिसने आना है आओ, जिसने नहीं आना ना, और हम तो इधर ही करेंगे। दिस इज, ये उन्होंने अपनी एक इमेज जो है इतना स्ट्रॉन्ग बनाया हुआ है कि वोटिंग हो या जो भी हो, हमारा टूर्नामेंट हमारे यहाँ ही होगा एंड दिस इज आवर टाइम टू शाइन। तो लिहाजा पाकिस्तान को भी 100% ये मौका जो है इसको पकड़ के रखना चाहिए और इसमें बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। भट्टी साहब, आपको क्या लग रहा है व्हाट्स गोइंग टू हैपन टुडे? बिकॉज ये हम इतने एक महीने से तो हम ये डिस्कस कर रहे हैं, अब वो पॉइंट आ गया जहाँ फैसला होना है। देखिए हुमा और अब्दुल्ला, भारत में चालाकी ये की कि आज उन्होंने आईसीसी बोर्ड मीटिंग बुलवा ली और संडे को आज आईसीसी बोर्ड मीटिंग में जय शाह भारतीय क्रिकेट बोर्ड को रिप्रेजेंट करेंगे और संडे को वो 3 साल के लिए आईसीसी के चेयरमैन बन जाएंगे। कितनी खूबसूरत बात है। मोहसिन नकवी साहब ने जो स्मार्ट मूव की है वो जेम्स बॉन्ड की तरह, बल्कि मैं ये खबर इस वक्त ब्रेक कर रहा हूँ जियो न्यूज पर कि बहुत कम लोगों को पता कि कल मोहसिन नकवी साहब सारा दिन दुबई में रहे। सोहेल इमरान जिस गुफ्तगू की बात कर रहे हैं वो रात 1:30 बजे कज़ाफी स्टेडियम में पाकिस्तानी मीडिया से बात कर रहे थे और कल सुबह वो आईसीसी हेडक्वार्टर दुबई में रहे और उन्होंने आईसीसी के हुक्काम, जिसमें उनके सीईओ जैक एलडाइस भी थे, उनके सामने टेबल पर सारी बातें रखी और वही मौके पर उन्होंने बयान किया कि अगर आपके पास कोई नई तजवीज है तो वो टेबल पर लेकर आए, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो हाइब्रिड मॉडल वो हमें किसी भी तरह कबूल नहीं है। अब लोग ये पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान के होस्टिंग राइट्स के कितने पैसे हैं। जो मैंने रिसर्च की, $6 मिलियन पाकिस्तान को होस्टिंग राइट्स के मिलेंगे इस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से और तकरीबन 12 से 13 लाख डॉलर जो हैं वो गेट मनी से मिलेंगे। इनमें से $13 लाख तकरीबन इंश्योरेंस का प्रीमियम पीसीबी को अदा करना पड़ेगा अगर ये मैचेस पाकिस्तान में होते हैं। लेकिन कल जो दिन भर मोहसिन नकवी साहब ने दुबई में मीटिंग्स की, उनमें उन्होंने आईसीसी के सामने टेबल पर यही रखा कि हमारी हुकूमत हमें क्लियर कट मैसेज दे चुकी है कि हम हाइब्रिड मॉडल पर नहीं जाएंगे। तो लिहाजा कल अगर आप बोर्ड मीटिंग में कोई नई तजावीज सामने लाएंगे तो ठीक है, वरना अपना टाइम जाया ना करें। हम जिस तरह सोहेल कह रहे हैं कि उन्होंने उनके सामने भी यही कहा कि हम नुकसान बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं, जख्म सहने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस बार ना न्यूट्रल वैल्यू पर मैचेस होंगे ना हमें हाइब्रिड मॉडल कबूल है। भट्टी साहब ये बताइएगा, अगर वोटिंग तक बात आती है, हमारे हक में कितने वोट आ सकते हैं? क्योंकि जाहिर है आईसीसी पे भी बीसीसीआई का असर और रसूख है, दीगर बोर्ड्स पे भी बीसीसीआई का असर और रसूख है, उनके खिलाड़ियों के लंबे चौड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, आईपीएल है, व्हाट नॉट। देखिए वोटिंग में तो मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान को 1-2 वोट भी मिलेंगे, वहां पर तो इंडिया का पलड़ा भारी है। नहीं तो फिर जब वोटिंग में भी आर श्योर कि हमारे हक में बात नहीं आएगी
तो हम कोई बीच की राह निकालने की अभी से कोशिश करें। ठीक है, अपने मौक़िफ़ पे डटे रहना बड़ी उसूली बात है, लेकिन कोई ऐसा मामला भी तो निकलना चाहिए ना। चले भट्टी साहब आपके पास भी आएंगे, लेकिन सिकंदर कोई ऐसा रास्ता निकल सकता है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे? मतलब प्लान बी कर लें, आप इसको कह दें, जब हमें पता है कि वोटिंग में नहीं आना हमारे खिलाफ, हमारे हक पे फैसला। देख, बड़ी अच्छी भट्टी साहब ने बड़ी अच्छी खबर दी कि कल यानी कि नकवी साहब जो है बहुत एक्टिव हैं, वो दुबई में रहे, बल्कि प्रो एक्टिव है सिकंदर। हाँ, बहुत ज्यादा, मतलब है कि हाँ, इस्लामाबाद का जो हालात थे, प्रॉब्लम चल रही, वहां से निकले, लाहौर आए, दुबई चले गए, फिर वापस आ गए। मतलब ही इज वेरी वेरी एक्टिव, क्या बात है उनकी। मगर असल चीज ये है कि अगर हमारे हाथ से निकल जाता है, जैसे कभी कोई बता रहा था कि सिर्फ $6 मिलियन का नुकसान होगा, मगर जो पूरा पाकिस्तान की इज्जत है, जो पूरा अगर जब वो चैंपियंस ट्रॉफी कराची में होगा, पाकिस्तान में होती है, तो बहुत सी दूसरी एक्टिविटीज भी होंगी, लोगों को फायदा होगा, कारोबार बढ़ेगा, कई लोग चीजें बेचते हैं, सब बहुत कुछ होगा। होटल्स भरते हैं, मतलब 100 इंडस्ट्रीज हैं जो एसोसिएटेड होती हैं। बिल्कुल एसोसिएटेड होती हैं, उन सबका बहुत नुकसान होगा। वैसे तो हमें फर्म फैसला करना चाहिए, मगर अगर कोई ऐसी चीज होती है कि चले जी हम मान लेते हैं, सपोज करें, तो फिर हमें कोई चीज लिखवाने, अभी जो आप बात कर रहे थे, मुझे लीगल इसका कोई अंदाजा नहीं है कि जैसे मैंने बैंक गारंटी की बात की थी कि आप बैंक गारंटी लें, अदालत से कोई रजिस्ट्रेशन कराएं, सारे जो क्रिकेट बोर्ड हैं वोटिंग के बाद ये लिख कर देते हैं पाकिस्तान को कि ठीक है, आप बिल्कुल अपनी जगह पे सही है, आप हाइब्रिड इस्तेमाल कर लें, मगर जब इंडिया में होगा तब हम आप पे, तब हम भी नहीं आ सकते और हम भी किसी न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेंगे। मतलब ये इन दोनों मुल्कों के लिए ये डिसाइड कर लें कि बी इट इंडिया बी इट पाकिस्तान, हम दोनों एक दूसरों के मुल्कों में जाके जब तक भारत नहीं मानता मैचेस नहीं खेलेंगे। मुझे इस सारी कॉन्वर्सेशन से ये लग रहा है सिकंदर, और अभी हम ये बात कर रहे थे कि हम इंडिया नहीं जाएंगे और ये फिर होना चाहिए, मुझे लग रहा है कि इंडिया को इट डजंट इवन मैटर हम जाएं या ना जाएं। पिछली बार भी जब हम एक सेकंड, जब पिछली बार भी जब हम गए थे जी हुमा जी, देखें, ये नहीं हो सकता कि इंडिया पाकिस्तान का जो मैच होता है वो वही सबसे ज्यादा पैसे जनरेट करता है। तो मेरी बड़ी एक ख्वाहिश है कि कभी एक दफा ये हो जाए कि इंडिया पाकिस्तान का मैच ना हो, फिर देखें क्या रिएक्शन होता है। Well, this could be that time. हाँ, मेरी जिंदगी में होता है कि नहीं होता कि ऐसा कुछ हो, ताकि हमें पता तो चले कि उसका रिएक्शन क्या होता है, लॉस क्या होता है। हो सकता है भट्टी साहब इसको ज्यादा आइडिया हो कि पूरी दुनिया को कितना लॉस होगा। हाइब्रिड मॉडल की अगर बात हो ही रही है तो भट्टी साहब आपके पास बहुत सी खबरें हैं, कोई ये भी है आपके पास खबर कि अगर मामला उस तरफ जाता है तो फिर कौन सा मुल्क वेन्यू बन सकता है फॉर इंडिया पाकिस्तान मैचेस? देखिए अब्दुल्ला, जो सबसे पॉपुलर वेन्यू है वो तो यूएई है कि वहां पर 3 ग्राउंड हैं, पाकिस्तान के भी करीब है, इंडिया के भी करीब है, दोनों मुल्कों के लोग वहां बड़ी तादाद में रहते भी हैं। पाकिस्तान फिलहाल जी रहते भी हैं बिल्कुल, लेकिन पाकिस्तान फिलहाल इस तरफ सोच ही नहीं रहा। अगर वस कम वस जो सिप्पू भाई बात कर रहे हैं, ये सिचुएशन बनती है तो फिर मोहसिन नकवी साहब आईसीसी से कहेंगे कि हम दोबारा अपनी गवर्नमेंट के पास जाते हैं, फिर आपके पास आते हैं। अब आप देखें ना, आईसीसी का तजाब देखें, पाकिस्तान को जो आईसीसी की जो आमदनी है उसका जो टोटल शेयर है वो $13 मिलियन सालाना पाकिस्तान को आईसीसी देता है, 2 किस्तों में। पहली किस्त जनवरी में आती है, फिर दूसरी किस्त जुलाई में आती है। इसके मुकाबले में इंडिया, जो पाकिस्तान के मैच की वजह से जाहिर है आईसीसी को बहुत ज्यादा आमदनी है, इंडिया को 90 से 95 मिलियन डॉलर सालाना मिलते हैं, जो आईसीसी की टोटल आमदनी का 38% है। अब ये इंडिया की बदमाशी देखें ना, पैसे भी ज्यादा और टर्म भी अपनी बढ़वा रहे हैं। हम साथ साथ इस नेगोशिएशन में ना अपने पैसे भी बढ़वाने चाहिए ताकि हम क्रिकेट की डेवलपमेंट पे, बेहतरी पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे और खर्च कर सकें, दीगर शहरों तक स्टेडियम्स पहुंचा सकें। आपसे भी पूछनी है कि अगर ये सारी मीटिंग जो हो रही है, ये फैसला कुन मीटिंग जो होगी, अगर 2 दिन बाद होती, जब जय शाह टेक ओवर कर चुके होते आईसीसी, तो क्या आउटकम कुछ डिफरेंट होता? आउटकम यही वजह कि 2 दिन पहले भी मीटिंग रखी गई है। जी भट्टी साहब आते हैं आपके पास, सुहेल से कमेंट लेंगे, उसके बाद सुहेल साहब। जी 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 सुहेल भाई।
जी अब्दुल्ला भाई, ये जो अभी है जय शाह वाला मामला, जब उन्होंने 1 दिसंबर को संभालना, यही वजह है कि आज 29 तारीख को रखी गई है ताकि उससे पहले ये सारा कुछ जो मामला है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का वो उसका हल निकाल लिया जाए, ताकि वो अपने सर के ऊपर ये कोई चीज़ ना ले सके कि आते सारी सर उड़ाते ही ओले पड़ने वाली हिसाब हो जाए। कल राशिद भाई भी कह रहे थे कि भाई हम टाइम ले लें और हम टाइम लेके 2 तारीख तक ये मामला किसी तरह ऐसा ही होगा, ऐसा होगा, ऐसा ही जी, ऐसा ही। तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? उससे क्या फर्क पड़ेगा? हो जाएगा, फर्क तो कुछ नहीं पड़ेगा, लेकिन ये आज फैसला करके उठने वाले नहीं है कि अगर आप वहां पे आपको छीन ली जाती है या कोई और चीज ले जाती है। मोहसिन नकवी जी टाइम कम है, आप कह रहे हैं ऐसा ही होगा। भट्टी साहब, आपको भी लगता है ऐसा ही होगा? हम टाइम लेंगे और तब बात होगी जब जय शाह आईसीसी के चेयरमैन होंगे? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होगा, लेकिन उस वक्त जय शाह दूसरी पोजीशन पर होंगे। उनके हाथ में, क्योंकि वो चेयरमैन बन जाएंगे, लिहाजा उनसे तवक्को की जाएगी कि वो इंसाफ के तकाजे पूरे करें। जाहिर है वो इंसाफ के तकाजे तो पूरे नहीं करेंगे, वो बीजेपी की पॉलिसीज को लेके चलेंगे। लेकिन एक जो बहुत सिनेरियो है वो ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी फिर मुलतवी हो जाए। अगली डेट कब आएगी ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन बहुत सारे ऑप्शन में से एक ऑप्शन ये भी है कि चैंपियंस ट्रॉफी अगले साल ना हो। ऑलराइट, गॉट इट। सुहेल इमरान, सिकंदर बख्त एंड भट्टी साहब, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू भट्टी साहब। हम ऑलमोस्ट ऑन अ रेगुलर बेसिस जरूर कर रहे हैं, ऑप्शंस निकाल रहे हैं, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। अब हम कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि अब 2 दिन में पता चल ही जाएगा कि क्या होने वाला है। ओके, वी हैव अ लॉट ऑफ ब्यूटी ऑन द सेट टुडे। अब्दुल्ला, मतलब आप अपने ऊपर ना नहीं, अपने ऊपर ना लीजिएगा, हमारे पास और भी बड़े खूबसूरत लोग हैं दुनिया में। आपको पता है मुख्तलिफ नामों से कई मुकाबला हुस्न यानी ब्यूटी पेजेंट्स जो हैं वो होते रहते हैं, और बहुत से मुल्क जो हैं उनकी बहुत सी ख़वातीन इनमें शरीक भी होती हैं, लेकिन आम तौर पर पाकिस्तानी जो हैं वो कहीं नज़र नहीं आते। बट दैट इज़ चेंजिंग, That has been changing over the past couple of years। और हमने ये देखा है कि हाल ही में मिस ग्रैंड इंटरनेशनल में एक पाकिस्तानी ब्यूटी वी वुड से वो रैंप पे मौजूद थी। रोमा माइकल उनका नाम है, और वो एक मॉडल भी हैं, एक अदाकार भी हैं, ड्रामों में भी नजर आ रही हैं, शनाख्त बना रही हैं। लेकिन मुकाबला हुस्न में जाने का तजर्बा कैसा रहा? क्योंकि दिस इज न्यू फॉर आवर गर्ल्स एंड वी आर हियर टू सेलिब्रेट दीज गर्ल्स। हमारे साथ मौजूद हैं Roma, how are you? I'm good. How are you? Good to see you here। और आप देख के, और जब आप चल के आ रही थी, योर हाइट प्रोफाइल आपका बिल्कुल ठीक है फॉर अ ब्यूटी पेजेंट। लेकिन हाउ डिड दिस कम अराउंड, और खासतौर पे क्योंकि आप ही के साथ हम सुन रहे हैं ग्रैंड इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट, वरना तो मिस वर्ल्ड यूनिवर्स टाइप होता है। तो हाउ वाज दैट? It was amazing. It was a roller coaster ride for me. बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस था। जैसा दिखता है वैसा बिल्कुल नहीं है, बहुत टफ होता है। ओके, किस तरह, क्या मतलब? हमने सुने हुए हैं जब we were growing up, सुष्मिता सेन की कहानियाँ कि किस तरह वो ग्लव्स एंड ऑल दैट, we heard those stories। अभी क्या डिफरेंट होता है या क्या मुश्किलात पेश आती हैं किसी भी कंटेस्टेंट को? ये 25 डेज का टोटल जो था पेजेंट था, उसमें रेगुलर आपके इवेंट्स हैं। और ये कहाँ हो रहा था? थाईलैंड। ये थाईलैंड में हो रहा था। सुबह 7 बजे से उठ के हमें बिल्कुल रेडी होके नीचे लॉबी में पहुंचना है, और सारा दिन इवेंट्स हैं, दोपहर में, शाम में, रात में, 12 बजे तक रात को काम कर रहे हैं। और 6 इंचेस हील पहन के हम लोग नॉर्मल वॉक नहीं कर सकते। आपकी अपनी स्टाइलिस्ट की टीम आपके साथ होती है? मतलब इतनी ज्यादा लड़कियां, सारों को तैयार कौन कर रहा है? हमें अलाउ नहीं था वहाँ पे अपना पर्सनल स्टाइलिस्ट या लेके जाना, मैंने उनसे पूछा था। लेकिन फिनाले पे और वहाँ पे उनकी सब बाकी कंट्रीज की पूरी टीम्स थी, उनके स्पॉन्सर्स, उनके नेशनल डायरेक्टर। तो रोमा, यू अप्लाइड टू बी इन दिस पेजेंट या फिर वो खुद? हमें अलाउड नहीं था, या फिर हम चूंकि अभी वी आर न्यू इन दिस रेल्म, सो हम अपनी उस तरह से अभी हम आहिस्ता आहिस्ता सीखते जाएंगे और हम भी अपनी टीम्स बना के लेके जाया करेंगे। अलाउ शुरू में नहीं होता, लेकिन फिनाले में आप लेके जा सकते हैं अपनी पूरी टीम। और वैसे आपका पेजेंट ही ये होता है कि लड़कियों को उन्होंने देखना है कि वो किस तरह से अपने आप को कैरी कर रही हैं, अपना मेकअप, अपनी हेयर स्टाइलिंग आपने रेगुलर खुद करनी है, और आपके कॉस्ट्यूम, आपका बोलना चलना, सब चीज़ें काउंट होती हैं। अच्छा, एंड व्हाट अबाउट सम कॉजेज दैट यू स्टैंड फॉर? मतलब ऑब्वियसली अब लड़कियां वहाँ जा रही हैं, और अब लड़कियां हमेशा से ही बड़ी स्मार्ट होती थी, एंड ऑब्वियसली मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन करना या कोई स्टैंड लेना किसी चीज़ पे, कोई पैशन होना, ये सारी चीज़ें भी नजर आती हैं वहाँ, या फिर इट्स जस्ट व्हाट यू लुक लाइक? सब कुछ मैटर करता है, सब कुछ, आपका बिहेवियर, आपका बोलना, आपका चलना, आपका उठना बैठना। कुछ डिफरेंट जो मसाइल हैं दुनिया में, उन पे भी कॉन्वर्सेशंस होती हैं कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? कितने मसाइल हैं? यू नो, खवातीन के हैं, हैरेसमेंट है, डोमेस्टिक वायलेंस है, क्लाइमेट चेंजेस हैं।
हर पेजेंट का मुझे लगता है टॉपिक होता है। इस दफ़ा हमारा जो मिस ग्रैंड था उसका टॉपिक था स्टॉप द वॉर, तो उस पर सबने स्पीच देनी थी और उसके बारे में अवेयरनेस। जो जंग चल रही है, जाहिर है दुनिया में 2 जंगें चल रही हैं बड़ी, एक तो आपको पता ही है, एक जगह तो नहीं है। अच्छा, इंटरेस्टिंग। तो फिर आपको वैसे गोइंग बैक टू बेसिक्स, आपको शौक था या पार्ट ऑफ ब्यूटी पेजेंट? बिल्कुल, मुझे शुरू से बहुत शौक था, मुझे मिस यूनिवर्स में जाने का शौक था। चलिए, you can apply for that next year. I don't think so. I don't want to go. You're done with it? I'm done with ऐसा क्या हुआ भाई? नहीं, but बस नहीं, I think मैंने कर लिया जो मुझे करना था, वो मैंने कर लिया। And you grow out of it as well, ना? मतलब वो आपने करके देख लिया। वैसे कौन बना था इसमें मिस? इंडिया। अच्छा, ये क्या गेम है? आप तो होके आई हैं, जरा ये हमें समझाएं कि जो ब्यूटी पेजेंट्स पिछले कुछ सालों में, कुछ नहीं काफी सालों में हम देख रहे हैं इंडिया काफी टॉप 5-10 में होता है। व्हाट डू दे डू? मतलब उनकी एक्सपर्टीज इतने सालों से बन गई है या फिर उनका नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है? मैं आपको बताती हूँ, इंडिया का नेशनल पेजेंट भी होता है मिस इंडिया, उसमें विनर बनती है और इंडिया का बहुत ज़्यादा उनके पास स्पॉन्सर्स हैं, उनकी टीम है, उनकी ऑडियंस उनको वोट करती है, वोटिंग भी बहुत काउंट होती है। हमारी ऑडियंस में अवेयरनेस नहीं है, हमें पता नहीं है पेजेंट्स का, और तो ये पेजेंट्स आर वोटेड बाय ऑडियंस? वोटिंग काउंट करती है क्योंकि हर राउंड में वोटिंग होती है, वोटिंग काउंट होती है। बेस्ट कॉस्ट्यूम जो जजेस के एक तो होते हैं, मार्क्स होते हैं, और उसके अलावा ऑडियंस वोट, स्पॉन्सर्स होते हैं। और ऑडियंस वो जो वहाँ बैठी होती है? नहीं, आपकी कंट्री जो ऑनलाइन देख रही होती है वो वोट करते हैं। उधर वोटिंग सिस्टम होता है, आपने वेबसाइट पे जाके वोट करना होता है, तो वो कंटेस्टेंट जो है टॉप में जाती हैं। उसके अलावा स्पॉन्सर्स बहुत मैटर करते हैं, सब कंट्रीज़ के स्पॉन्सर्स, उनकी पूरी टीम, उनके स्टाइलिस्ट, उनके डिज़ाइनर्स, नेशनल डायरेक्टर, वो सब वहाँ पे आए हुए थे। और काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़ हैं और उनमें पेजेंट का कॉन्सेप्ट है, तो वो सपोर्ट करते हैं अपनी कंट्री। आप अकेली थी? जी, मैं बिल्कुल अकेली थी, वहाँ पे कोई पाकिस्तान का नहीं था। आप उससे पहले हमारे पास आई होती तो हम जरा एक टीम आपके लिए भी खड़ी करते। लेकिन नाउ दैट यू आर एक्सप्लेनिंग इट टू अस, इट मेक्स सेंस। दे आर वेरी अवेयर ऑफ देयर मिस, और फिर उनकी जो भी ब्यूटी पेजेंट्स होते हैं एग्जैक्टली, उसके बाद फिर वो बॉलीवुड में आ जाते हैं, तो उनका तो एक वो सिस्टम जो है वो रनिंग है। ओके, ये तो अच्छा एक्सपीरियंस आपका हो गया। तो आप इसमें किस तरह इक्विप हुई हैं? ऑब्वियसली आप बड़ी कॉन्फिडेंट हैं। व्हाट डू यू वांट टू डू नाउ? आई वांट टू बी एन एक्ट्रेस। जो आप अभी जो मैं अभी कर रही हूँ, मैं वही करूँगी। अब मैं इंटरनेशनली शोज या काम करना चाहती हूँ, लेकिन मैं पेजेंट में पार्टिसिपेट नहीं करूँगी। आप एज इन मॉडलिंग यू वांट टू कंटिन्यू? Yeah. जो आप इंटरनेशनल डिजाइनर्स के लिए भी करना चाहती हैं, यू हैव ऑल व्हाट इट टेक्स टू बी एन इंटरनेशनल। सो यू हैव एन एजेंट, उसके लिए भी तो एक तरीका है ना, खासतौर पे अगर आप पाकिस्तान में करना चाहते हैं या बाहर भी। अब तो इतने हमारे साउथ एशियन आर्टिस्ट बाहर काम कर रहे हैं दुनिया में। You have to register with an agency. जी, मैंने कुछ एजेंसीज के साथ किया हुआ है, तो मुझे काफ़ी कॉल्स वगैरह भी आ रही हैं। मैं इंशाल्लाह जल्द ट्रैवल करूँगी। तो अब जो आप इस पेजेंट से होके आई हैं, अब आपको लगता है आपके लिए रास्ते आसान है या फिर अभी भी इट्स टफ? बिकॉज़ इट्स अ वेरी कम्पिटिटिव इंडस्ट्री। मुझे लगता है काफ़ी इजी हो गया अभी मेरे लिए। अच्छा, इसके बाद तो काफ़ी ज़्यादा हाइप मिली थी और काफ़ी मुझे लोग खुद कांटेक्ट कर रहे हैं काम के लिए। एक दफ़ा हाइप तो मिल जाती है, लेकिन उसके बाद अपने आप को उसको मेंटेन रखना पड़ता है, क्योंकि यू नो पेजेंट्स में अब हमारी लड़कियां जाना शुरू हो गई हैं, लेकिन जो पहले भी गई हैं वो हमें बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आती हैं जिस तरह हमें तवक्को थी कि वो नज़र आएंगी। दे आर रियली टैलेंटेड गर्ल्स। बिगर बेटर प्रोजेक्ट्स में, क्योंकि इतने बड़े-बड़े हमारे ड्रामाज ही देख लें तो कितने बड़े सीरीज होते हैं। मुझे लगता है वो खुद उस चीज़ को लेके चलना पड़ता है, आप कैसे उसको कैरी कर रहे हो और मेंटेन करना अपना काम। कभी जाके बंदा स्लो हो जाता है, नहीं काम करता। एक्टिंग सीखती भी है साथ साथ? मैं सीख रही हूँ साथ साथ अपने सीनियर से, और कर के अपने एक्टिंग क्लिप्स देख के जो चीज़ मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है, फिर मैं उसको इम्प्रूव करती हूँ। अच्छा, अब बताएं कि क्योंकि हमने ऑब्वियसली ओवर द इयर्स, पहले तो टोटली 100% ये ब्यूटी पेजेंट सिर्फ लुक्स पे ही डिटरमिन किया जाता था। अब तो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, वर्ल्ड अफेयर्स होते हैं, आपका कोई टैलेंट होता है जो आप दिखाते हैं। आपके वक्त भी ऐसा था कोई टैलेंट वगैरह? टैलेंट राउंड हमारा जाने से पहले उन्होंने हमें बोला था कि वीडियो भेजनी है, एक टैलेंट वीडियो भेजनी है। उसके अलावा सिंगिंग कंपटीशन था। Do you sing? I'm not a good singer. लेकिन हाँ, सबने गाया था। एक राउंड था मिस ग्रैंड वॉइस राउंड, उसमें सब गाना कौन सा गाया था ये बता दे। मैंने नाजिया हसन का गाया था, आप जैसा कोई। ब्यूटीफुल सॉन्ग। वैसे वो तो ऑलमोस्ट हमारा स्लैश नेट। और मैं इतनी कंफ्यूज थी कि मेरी आवाज काम नहीं थी और मैंने बहुत बुरा गाया। नहीं तो ये लाइव गाना सुनाना होता है या रिकॉर्ड करके भेजना होता है? नहीं, लाइव। Yeah, but that's tough. Everybody cannot sing. तो क्यों ये? Why are they making everybody sing? उन्होंने कहा सब कंटेस्टेंट को गाना पड़ेगा, उसमें से टॉप 30 फाइनल हुई, फिर टॉप 15, और उसमें से एक विनर थी, उसको अवार्ड दिया था उन्होंने, प्राइज मनी। I will not ask who that was. अच्छा, मुझे बहुत शक है all those young girls who are watching you right now, वो आप जैसा बनना चाहती हैं, क्योंकि आप लोग बड़ी बहादुर लड़कियां हैं जी। एक यकीनन ये बात कहनी चाहिए आपने, और बहुत सारी आने वाली लड़कियों के लिए वो रास्ते
बनाए हैं, दरवाजे खोले हैं जो इससे पहले हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे, एंड इट्स नॉट इजी एट ऑल। सो हम अब इसमें और आगे जाएं, क्या सीख सकते हैं हम? फॉर इंस्टेंस इंडिया से ही कुछ सीख लें क्योंकि वो इतने आगे चले गए हैं, इतने अरसे से कर रहे हैं, बट व्हाट आर द थिंग्स दैट यू नो आप जो लेके आई हैं कि हाँ अगली दफ़ा कोई जाए ना तो उसे ये पता होना चाहिए? मैं सबको ये कहना चाहूँगी कि नेक्स्ट टाइम जो भी लड़कियाँ पार्टिसिपेट करना चाहती हैं ज़रूर करें, और करना चाहिए। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे पार्टिसिपेट करना इजी नहीं है, एक्सपोजर मिलता है, अच्छा एक्सपीरियंस था, और उसके अलावा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं आपको बहुत ज़्यादा, लेकिन प्रिपरेशन के साथ जाना चाहिए। आपकी पूरी टीम होनी चाहिए, आपके स्टाइलिस्ट, आपके नेशनल डायरेक्टर, स्पॉन्सर्स और वोटिंग। ऑडियंस को हमारी सपोर्ट करना पड़ेगा अगर वो हमारी लड़कियों को देखना चाहती हैं। पब्लिकेशंस, मीडिया हाउसेस आपके साथ ऑन बोर्ड हो ऑलरेडी, जो आपकी वोटिंग के लिए लोगों को एटलीस्ट अवेयर कर सकें, बता सकें। अभी तो किसी को पता ही नहीं था कि आपको वोट करना। जाने से पहले ऑब्वियसली अपनी कोई पीआर एजेंसी वगैरह कुछ तो पिक किया होगा जो आप? मैंने पीआर एजेंसी पिक की थी, मेरी नेशनल डायरेक्टर थी हयाम, वो यूएसए में होती हैं, उन्होंने सारी डील वगैरह की थी, लेकिन मैंने अपनी तरफ से बेस्ट किया था। मेरे डिज़ाइनर्स भी थे, मतलब मेरे कॉस्ट्यूम वगैरह, लेकिन मेरे साथ मिसहैप हो गया। मेरे बैग्स जो हैं वो कस्टम में फंस गए। ये क्या हुआ? तो मेरे पास मेरे बैग्स नहीं थे 25 डेज तक। मैं हील्स, मैं हेयर स्टाइलिंग के लिए स्ट्रेटनर, चीज़ें, ज्वेलरी मैं लड़कियों से मांग रही थी, फिर मैंने गाउन्स अपने रेंट आउट किए, मेरा नेशनल कॉस्ट्यूम नहीं पहुंचा। जी मैंने अकेले किया, और मेरा was somebody helping you out? ये बड़ा ट्रॉमा है कि आप इतनी बड़ी ट्रॉमा चीज में के लिए। अच्छा, एक विजुअल है जिसमें आप वो चल रही हैं दुपट्टा लेके, वो नेशनल कॉस्ट्यूम, वो नेशनल कॉस्ट्यूम, क्योंकि मैं हुमा से कह रहा था कि दिस डजंट लुक लाइक अ वेरी पाकिस्तानी नेशनल कॉस्ट्यूम। एग्जैक्टली, मेरा वो थीम ही नहीं था। मैंने मेहंदी का थीम डिसाइड किया था, बड़ी थाल थी, उसमें मेहंदी की जो आप ही थी जिसके कस्टम्स में चीजें फंसी थी, क्योंकि पाकिस्तानी कस्टम ने अलाउ नहीं की ना चीजें जाना यहाँ से, इसलिए। देखिए ये कुछ ज्वेलरी नहीं पहुंची, मेरे कपड़े नहीं पहुंचे, मेरी प्रॉप्स नहीं पहुंचे, उन्होंने अलाउ ही नहीं किया। हमने कॉस्ट्यूम चेंज किया, उसकी अम्ब्रेला बनाई, वो नहीं उन्होंने जाने दी। अब देखिए नेटवर्क का ये फायदा होता है कि जब एक चीज रिकॉग्नाइज्ड हो ना कि एक हमारी टैलेंट जा रहा है किसी ब्यूटी पेजेंट पे या किसी में, तो उनको असिस्ट करना चाहिए कि वो पहुंचे और वो अपना टू द बेस्ट ऑफ हर पोटेंशियल जो है वो परफॉर्म करें। तो ये तो गलत बात होगी, अनफेयर। और ये जो आपके पाकिस्तान में ऑर्गेनाइजर्स हैं ना, उनको भी पहले से सब चीजें अलाइन करनी चाहिए। जी बिल्कुल, ये दिस इज आल्सो देयर रिस्पांसिबिलिटी, बिकॉज अगर लोगों को अवेयरनेस होगी जैसे कि आज दी जा रही है, तो फिर अगली दफा ये मिसहैप्स नहीं होंगे और होने भी नहीं चाहिए। लेकिन लाइफ इज ऑल अबाउट लर्निंग। ये आपका एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस हो गया। रोमा, वी वांट टू विश यू द बेस्ट इन व्हाटएवर यू डू। और ज़बरदस्त भाई, दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी 25 नवंबर को ख़वातीन के ख़िलाफ़ तशद्दुद का आलमी दिन मनाया गया है। और ये सिर्फ एक दिन नहीं, इस दिन से ख़वातीन पर तशद्दुद का सिलसिला बंद करने की एक 16 रोज़ा मुहिम भी शुरू होती है। ये एक्चुअली दिस हैपन्स एवरी ईयर, और हम इस पर हर साल ही इन टाइम से हम ये बात कर रहे होते हैं। ये सब ज़रूरी इसलिए है कि एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 32% ख़वातीन को जिस्मानी तशद्दुद का सामना करना पड़ता है। ह्यूज फिगर। और इसके अलावा मुल्क में सालाना 1000 ख़वातीन को नाम नहाद गैरत के नाम पर कत्ल भी कर दिया जाता है। उनमें से आधी की रिपोर्ट तो हम आपको इधर देते हैं। इस बात का अंदाज़ा लगाइए कि पंजाब हुकूमत के पहले वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन में 22 अप्रैल से 20 जुलाई 2024 तक ख़वातीन पर तशद्दुद की 50,000 शिकायतें मौसूल हुई हैं। ख़वातीन के ख़िलाफ़ तशद्दुद के आलमी दिन का मौजू है ख़वातीन पर तशद्दुद का कोई जवाज़ नहीं और ख़वातीन पर तशद्दुद के ख़ात्मे के लिए मुत्तहिद हो जाएं, यानी नो एक्सक्यूज़, यूनाइट टू एंड द वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। अच्छा जी, इस पर ज़रूर करेंगे क्योंकि हमारे फिगर्स इतने अलार्मिंग हैं कि हम कभी कभार सोचते हैं कि हम कहाँ से शुरू करें और कहाँ ख़त्म करें, क्योंकि ये लिटरली एक माइंडसेट शिफ्ट करने वाली बात है। इट्स ए टॉल ऑर्डर। वफाकी मोहतसिब बराए इंसदाद हरासानी फौजिया वकार हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। फौजी साहिबा, ख़वातीन पर तशद्दुद के ख़ात्मे की मुहिम के आगाज़ पर हम ये तासुर देख रहे हैं कि सब कानून साजियों बड़ी महमात आ गई, मतलब आप कुछ भी कर लें, सबके बावजूद ये सिलसिला जो है ये कम नहीं हो रहा। और रोज़ाना ऐसी खबरें मिलती हैं कि किसी पर तेज़ाब फेंक दिया गया, अपनी बहू को जला दिया गया, जला के मार दिया गया। मतलब वी डोंट इवन वांट टू रीटेल कि क्या क्या बातें होती हैं। तो क्या ये तासुर ठीक है कि ख़वातीन पर मुजालिम कम नहीं हो रहे?
ख़वातीन पर मज़ालिम शायद कम तो नहीं हो रहे हैं, मगर ये तासुर भी ठीक नहीं है कि ख़वातीन पर मज़ालिम बढ़ रहे हैं। मेरे ख़्याल से जो हो रहा है अब ये कि अगर किसी खातून पे जुल्म होता है तो उसके ख़िलाफ़ वो या खुद आवाज़ उठाती है या मुआशरा उसको ज़रा ज़्यादा नोट करता है। दूसरा, प्लेटफॉर्म्स भी ऐसे बन गए हैं कि आवाज़ उठानी आसान हो गई है। आप देखते हैं कि रोज़मर्रा जो रिपोर्टिंग होती है वो पहले शायद इतनी नहीं होती थी, क्योंकि इसको एक मामूल के मुताबिक लिया जाता था कि अगर किसी सास ने बहू को जला दिया है या किसी आदमी ने अपनी बीवी को मार दिया है तो या गैरत के नाम नहाद गैरत के नाम पे कत्ल हुआ है तो उसको भी एक मामूल में लिया जाता था, जो कि अब नहीं लिया जाता। और माशरे में इस हद तक तब्दीली आ रही है कि मज़ालिम को चुप रहकर सहना अब ठीक नहीं समझा जा रहा। ये मतलब गैरत के नाम पे इसके पीछे तो छुपा जाता है, कुछ भी किसी वजह से भी कत्ल कर दिया हो, आओ कह दें कि गैरत के नाम पे किया था, क्योंकि उसमें इतने लूप होल्स हैं और फिर राजीनामे हो जाते हैं। अब इस सिलसिले में आपको पता ही है, बड़े कवानीन भी बनाए, तरामीम भी की, लेकिन अभी भी लोगों को आगाही नहीं है, ख़वातीन को ही नहीं पता, और फिर कवानीन बन तो जाते हैं, उनका नफाज नहीं होता। और तीसरा ये है कि हर सूबे का अलग मामला है। आपको लगता है इन तमाम चीज़ों से भी फ़र्क पड़ता है? मेरा जो भी इदारा है, जो वफाकी मोतसिब का इदारा है बराए हरासियत, उसमें हमारा सबसे ज़्यादा फोकस यही है कि आगाही को बढ़ाया जाए, चाहे वो कॉलेजों में हो, चाहे यूनिवर्सिटियों में हो, या काम की जगहों पे हो, सरकारी या निजी, हर इदारे में इस आगाही को बढ़ाया जाए। जो समाजी रवैये हैं उस आगाही के आड़े आ जाते हैं। जब लोगों को आगाही मिल भी जाती है तो समाजी रवैये उसके आड़े आ जाते हैं, लोग नहीं रिपोर्ट करते, क्योंकि अभी भी अगर एक लड़की हरासियत को रिपोर्ट करती है तो समझा जाता है कि उसमें अपने में ही कोई ख़राबी है, घर से निकल के क्यों आई, या उसने यकीनन कुछ ना कुछ किया होगा कि दूसरे मर्द को उसने शायद अपनी तरफ लुभाया या उसको चांस दिया और अब उसको प्रॉब्लम हो रही है। तो जब तक ये चेंज नहीं होगा चीज़ें तब्दील नहीं होंगी। पिछले कोई अगर अब ये जो साल गुजर रहा है इसको अगर आप देखें तो तकरीबन 800 केसेस आए हैं, सरकारी इदारों से भी, निजी इदारों से बल्कि ज़्यादा आते हैं, जिसमें ख़वातीन आगे आई हैं, आके उन्होंने अपना केस लड़ा है और अपने साबित किया कि उनके साथ हरासगी हुई है या हक पाया है। कॉलेजों के लेवल, काम की जगहों पे ट्रेनिंग्स में आए और ज़ीरो टॉलरेंस। यहाँ की पंजाब की चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हरासमेंट मेरी रेड लाइन है। मेरे ख्याल से बहुत ही एक अच्छी स्टेटमेंट थी। जरदारी साहब के ज़माने में, पीपल्स पार्टी के ज़माने में 2010 में ये कानून बना हरासगी के ख़िलाफ़ पूरे पाकिस्तान के लिए, एक अच्छा पैगाम गया कि हुकूमत इस चीज़ को बहुत सीरियसली लेती है। दैट्स गुड, हुकूमत सीरियसली लेती है, लेकिन हमें भी सीरियसली लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ अभी भी ये तासुर है दैट यू कैन गेट अवे विद इट, और फिर हम ये इंसिडेंसेस देखते हैं कि क्या क्या हो जाता है एंड पीपल एक्चुअली गेट अवे विद इट। तो अब सीधी साफ बात तो यही है कि हमें ख़वातीन को ईजी टारगेट समझना और उन पर किसी सज़ा के खौफ के बिना जुल्म करना, ये सब नहीं हो सकता और ये सब बंद होना होगा। तो इसके लिए हुकूमत एग्जैक्टली क्या कर सकती है, और ख़ास तौर पर माशरे में तब्दीली लानी हो तो ये काम कौन करेगा, क्योंकि ये कल्चरल शिफ्ट होना पड़ेगा ताकि इसको कंडेम किया जाए, वरना तो इतना एक्सेप्टेड है। देखिए, एक औरत को इजी टारगेट अनफॉर्चुनेटली अभी भी समझा जाता है, और वो इसलिए समझा जाता है कि वो मुआशी तौर पर और मुआशरती तौर पर अभी भी या अपने बड़ों के ऊपर या अपने घर के मर्दों के ऊपर डिपेंडेंट है। ख़वातीन की तालीम अभी भी शरह ख़वानदगी कम है, मर्दों से अगर 50% के लगभग ख़वातीन की है तो 72% के लगभग मर्दों की है। तो ये सारे गैप्स अभी भी हैं। इसको ख़त्म करने के लिए 2-3 चीज़ें करने की बहुत ज़रूरत है। ख़वातीन का इस्तेहकाम ये बहुत ज़रूरी है, चाहे वो तालीम के ज़रिए हो, चाहे मुलाजमत के ज़रिए हो, चाहे एसेट्स ओनरशिप यानी कि मुआशी इस्तेहकाम एक अहम पहलू हो सकता है कि ख़वातीन डिपेंडेंसी ख़त्म हो। बहुत शुक्रिया, बहुत अहम पॉइंट था फौजिया वक़ार साहिबा। वक्त हमारे पास आज इतना ही है। इस्लामाबाद के धरने का ज़ख्म सहती तहरीक इंसाफ को हुकूमत एक और बड़ा झटका देने पर गौर कर रही है
और वो है कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज नाफिज हो सकता है। वफाकी काबीना के इजलास में अक्सरियत ने गवर्नर राज की हिमायत करती है। हुकूमत फाइनल कदम उठाने से पहले पीपल्स पार्टी समेत दीगर इत्तेहादियों से राय लेगी। बलोचिस्तान असम्बली ने खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने की कल करारदाद मंजूर की है। पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट में PTI पर पाबंदी के लिए करारदाद जमा कराई गई है और ये मामले की संगीनी का इशारा भी हो सकता है। हुकूमत समझती है कि इस्लामाबाद पर बार बार हमले अब नाकाबिले बर्दाश्त हो चुके हैं। रियासत अब मजीद जानी और माली नुकसान के साथ दुनिया के सामने आए रोज़ अपना तमाशा नहीं बना सकती। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की रियासत की खातिर और ऑर्डर की खातिर हमें नोटिस लेना होगा और आइन इसका एक जवाज़ फराम करता है कि अगर कोई ऐसा सूबा है जहाँ पर आइन के मुताबिक हुकूमत नहीं चल रही तो वहाँ पे गवर्नर रूल का नफाज हो सकता है। अगर गवर्नर रूल लगता है खैबर पख्तूनख्वा में तो सूरत हाल मज़ीद कशीदा नहीं हो जाएगी। आपको ये फैसला करना है कि क्या आप एक हुकूमत को इजाज़त देंगे कि वो अपने वसाइल से उसका भरपूर इस्तेमाल करके वफाक के ऊपर इस तरह की बगावत करे, या फिर आप उसको नॉर्मलाइज करने के लिए उससे वो ताकत छीने। अच्छा, इसके बैकग्राउंड में भी बहुत कुछ होता रहा जो कि शायद बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। PTI के नाकाम शो के बाद तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात भी सामने आ गए, नुमायां हो गए और पार्टी में क़यादत और फैसला साजी का बहरान नज़र आ रहा है। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी की 2 रोज़ में 2 बैठकें हुई हैं। एहतजाज की नाकामी पर पंजाब की पार्टी क़यादत निशाने पर रही और सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा इस्तीफ़ा देने पर मजबूर हो गए। साहबजादा हामिद रजा भी PTI की सियासी कमेटी और कोर कमेटी दोनों से मुस्ताफ़ी हो गए हैं और सलमान अकरम राजा ने तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से अचानक इस्तीफ़ा क्यों दिया? सवाल तो बनता है ना। और ख़ास तौर पे बुशरा बीबी के एहतजाज में शिरकत ना करने का फैसला होने के बावजूद वो कैसे एहतजाज में शामिल हो गई? प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में दिलचस्प अंदरूनी कहानी सामने आई है। लेट्स हियर सम ऑफ इट। सलमान अकरम राजा ने आज पार्टी के सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से इस्तीफा दे दी, जबकि साहबजादा हामिद रजा PTI की कोर कमेटी और सियासी कमेटी से मुस्ताफी हो गए हैं और कौमी असेंबली की रुकनियत से मुस्ताफी होने का फैसला कर लिया है जो वो इमरान खान से मुलाकात में पेश करेंगे। इस हवाले से बड़ी खबर सामने आई है। तहरीक इंसाफ के जराए ने हमें बताया है कि बुशरा बीबी के एहतजाज में ना जाने का फैसला हुआ था और उन्हें नहीं जाना था, मगर वो अचानक निकलने से पहले आ गई और अली अमीन गंडापुर से साथ चलने पर इसरार किया, मगर अली अमीन गंडापुर राजी नहीं हुए और दोनों के बीच तकरार हुई। जराए के मुताबिक बुशरा बीबी ने कहा कि अगर आप मुझे नहीं लेकर जाएंगे तो मैं पैदल निकल जाऊंगी। 26 नवंबर चुंगी पर काफिला रुका तो वहां बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर में फिर तकरार हुई और बुशरा बीबी ने अली अमीन गंडापुर से कहा कि फौरन आगे चलें वरना मैं चली जाऊंगी और वो फिर निकल गई। जराए के मुताबिक ये भी फैसला हुआ कि कुलसूम अस्पताल पर काफिला रुकेगा और वहां से आके D चौक पर नहीं जाएंगे क्योंकि इस बात का अंदेशा था कि हुकूमत ऑपरेशन करेगी, मगर वहां भी बुशरा बीबी नहीं मानी और जब ऑपरेशन हुआ तो हुकूमत ने बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर को निकलने का रास्ता दिया। ये हमें तहरीक इंसाफ के अंदरूनी जराए बता रहे हैं और फिर वो दोनों वहां से निकलने में कामयाब हुए। PTI के जराए के मुताबिक फिर खैबर पख्तूनख्वा में सियासी कमेटी का इजलास हुआ तो उसमें बुशरा बीबी ने बहुत सख्त जबान इस्तेमाल की, सियासी क़यादत को बेइज्जत किया। उन्होंने कहा, पंजाब के लीडर्स के हवाले से कहा कि तुम बगैरत हो, बुज़दिल हो, गिद्ध हो कि तुम एहतजाज में नहीं पहुंच सके। ये अल्फाज बुशरा बीबी ने बार बार दोहराए। फिर सलमान अकरम राजा ने कहा कि मैं इमरान खान के खानदान वालों को जवाब दे नहीं हूँ और सिर्फ इमरान खान को जवाब दे हूँ, मैं सियासत में अपनी बेइज्जती कराने नहीं आया। फिर दौश शमीम नकवी ने भी बुशरा बीबी की तरफ से ऐसे अल्फाज के इस्तेमाल पर एहतजाज किया। फिर सलमान अकरम राजा ने सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। साहबजादा हामिद रजा के इस्तीफे की वजह भी यही बताई जा रही है। और साहबजादा हामिद रजा की गुफ्तगू मैंने सुनी भी और वो एक और सीनियर सहाफ़ी को बता रहे थे कि एंड में उन्होंने कहा कि मैंने इसलिए इस्तीफ़ा दिया क्योंकि मैं बेगैरत नहीं हूँ। सो ये सब कुछ कहा सुन सकता है वैसे ही। उधर शेर अफजल मरवत ने धरना संजानी ना ले जाने की जिम्मेदारी बानी PTI पर डाल दी। ये कहा कि बैरिस्टर गौहर ने बानी PTI को संजानी पर धरना देने की हुकूमती पेशकश से आगाह किया, मगर बानी PTI संजानी में धरने पर राजी नहीं थे। इब्तदाई फैसला तो यही था कि D चौक जाना है, लेकिन यहाँ मैं वादे कर दूं, अली बुखारी हमारे एक वकील हैं, उन्होंने इसकी तस्दीक की कि खान ने कहा कि जहाँ पे आगे जाना जो है बिल्कुल मुनासिब ना हो तो फिर उधर ही बैठ जाएं जहाँ पे क़यादत आपको कही। तो ये इतना स्पेस था। अली अमीन खान 2 दफा इस सफर के दौरान उनके गाड़ी पे गए और उनसे कम कलाम हुए। कोई तकरार मेरे सामने नहीं हुई है। अलबत्ता ये चीज बिल्कुल मैं
तस्दीक करता हूं कि अली अमीन खान जो है वो परेशान भी थे और वो नहीं जाना चाहते थे डी चौक, बल्कि मैं अर्ज करूं वो ये आखिरी हद थी, वो 26 नंबर चुंगी से आगे नहीं जाना चाहते थे। अब आप देख रहे हैं कि कितने स्टेटमेंट्स और कितने ग्रीवेंसेस एक दूसरे के अगेंस्ट, और आम तासुर ये है कितनी कंफ्यूजन, और ये इनफैक्ट यही तो आम तासुर है कि अचानक बदलते माहौल में बानी पीटीआई की मुश्किलात तो ऑब्वियसली बढ़ेंगी। बुशरा बीबी भी दोबारा जेल जा सकती हैं और नैब की टीम उन्हें गिरफ्तार करने केपी जो है वो पहुंच चुकी है, और केपी में गवर्नर राज के साथ एक बार फिर पीटीआई पर पाबंदी लगाने की बाज़गश्त भी सुनाई दे रही है, और बज़ाहिर तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शंस भी महदूद होते जा रहे हैं, और इसे वापस पाँव पर खड़े होने के लिए बज़ाहिर सियासी हिकमत अमली जो है उसमें काफ़ी तब्दीलियाँ करनी पड़ सकती हैं। इसी पे बात करेंगे, हमारे साथ तज्ज़ियाकार मौजूद होंगे, सीनियर तज्ज़ियाकार शिराजी साहिबा भी हमें कुछ देर में ज्वाइन करेंगी। भट्टी साहब, तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी का इस्तीफ़ा, हामिद रज़ा का इस्तीफ़ा, ये सब ज़ाहिर है फाइनल कॉल की नाकामी के बाद ही हुआ है। अब क्या इन्हें विक्टिम कहें इस नाकामी का, या यूँ कह लें कि तस्दीक हो रही है कि पार्टी क़यादत नाकाम रही, या आप इस तासुर से इत्तफाक नहीं करते? जी, मैं बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है, जब से इमरान खान जेल में गए हैं, कुछ रॉन्ग नंबर हैं इसमें, कुछ ब्रूटस हैं इसमें, कुछ कंप्रोमाइज्ड हैं इसमें, कुछ बुज़दिल हैं इसमें, और आखिरी जो किस्त बुज़दिलों की रिलीज़ हुई है वो है बुज़दिल अली अमीन गंडापुर और बुज़दिल बुशरा बीबी। ये कंप्रोमाइज लोग हैं और ये फिक्स मैच था मुझे लगता है बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर का। आपको पता होगा कि इमरान खान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले मुर्शद कहते हैं और बुशरा बीबी को भी मुर्शद कहते हैं। तो ज़रा बुशरा बीबी से जो मैं रात 11:15 बजे वहीं था जब लोग भाग रहे थे, और बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर उससे पहले भाग चुके थे, तो जो कारकुनों का हाल है, अब वो कारकुन जब इमरान खान से मिलेंगे तो क्या कहेंगे? बड़े मुर्शद को क्या कहेंगे? छोटे मुर्शद के हवाले से शेर है, ज़हन में वैसे ही आया, आज लिखा है, मुर्शद क्या कहूँ, ये कारकुन इमरान खान से कह रहे हैं, मुर्शद क्या कहूँ, मुर्शद हाथ कर गया, मतलब बुशरा बीबी हाथ कर गई। मुर्शद क्या कहूँ, मुर्शद हाथ कर गया, मुर्शद क्या कहूँ, मुर्शद सारे जज्बे राख कर गया, मुर्शद क्या कहूँ, मैं तो मैदान में था, मुर्शद क्या कहूँ, मुर्शद आँख बचा के निकल गया, मुर्शद क्या कहूँ, मंजिल पे पहुँचकर मंजिल खोटी हुई, मुर्शद क्या कहूँ, मुर्शद ही अजब चाल चल गया। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नाकामी है सरासर। बहुत ज़्यादा मुर्शद की तकरार हो गई। लेकिन एक बात है भट्टी साहब, आपने कहा कि बड़े मुर्शद को छोटे मुर्शद के बारे में क्या बताएंगे? इस इक्वेशन में बड़ा मुर्शद बुशरा बीबी हैं, क्योंकि बानी पीटीआई भी उन्हें ही अपना मुर्शद मानते हैं। हाँ, लेकिन ये सारी आपके शेर में मुर्शद भाग रहे थे, मतलब ये पूरी शेर व शायरी है ना, लग रहा था कि भगौड़ों के लिए। anyway, मुरीद है इस मुर्शद के, तो नंबर 1 मुर्शद तो यही हुई फिर। अच्छा जी, अच्छा अब ये बता दें भट्टी साहब कि अगर इस पर सबका इत्तेफाक राय है कि तहरीक इंसाफ की मुहिम नाकाम रही है, तो हुकूमत की वजह हो या जो भी वजह हो एक्चुअली, लेकिन नाकाम तो रही है, तो अगली बात तो ये है कि अब पार्टी क्या करे, क्या ऑप्शंस रह गए हैं इनके पास, और इमरान खान की रिहाई कब होगी, कैसे होगी? ये तो लगता है कि ये आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, ये तो अ फ्यू स्टेप्स बैकवर्ड्स हो गए। देखिए, ये जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब होकर नाकाम हुई, मतलब वो आ गई ब्लू एरिया में, डी चौक तक कारकुन आ गए, वहीं हुकूमत भी नाकाम हुई है। हुकूमत ने जिस तरह का बर्ताव किया है, जिस तरह का जुल्म किया है, जिस तरह की पाबंदियां लगाई हैं, जिस तरह इस्लामाबाद और पिंडी को जेल में बदल दिया, जिस तरह जीटी रोड बंद, मोटरवे बंद, रास्ते बंद, सड़कें बंद, जिस तरह दफ़ा 144 आदे पाकिस्तान पर, तो ये हुकूमत की नाकामी है कि उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग 78 घंटों के बाद, 18 मकामात से झड़पों के बाद इस्लामाबाद पहुँचे। वो तो उनकी क़यादत भाग गई, जिसकी वजह से वो भी पीछे हट गए, वरना हुकूमत की नाकामी है। इमरान खान की बात कर लें तो इमरान खान ने अदालतों से रिहा होना है। इमरान खान कोई लॉन्ग मार्चों से या एहतजाजों से रिहा नहीं होंगे, अदालतों से रिहा होना है।
ये बड़ी आपने बड़ी बात की है, लेकिन ये क्या पीटीआई को ये पता नहीं है? क्योंकि कितने लॉन्ग मार्चेस और धरने वो कर चुके हैं, और कंसिडरिंग कि किसी एक से फ़र्क नहीं पड़ा तो क्यों करते चले जा रहे हैं? ये भी तो सोचने वाली बात है ना थोड़ी सी। अच्छा आगे अब ये बता दीजिए भट्टी साहब कि तहरीक इंसाफ अपने अंदरूनी मामलात में इतनी उलझी हुई है, अब हुकूमत ये सोच रही है कि जी वो क्या हल निकालें, गवर्नर राज की भी बातें हो रही हैं और पीटीआई अपने मुस्तकबिल का हल निकालने के लिए अब तो कोशिश करती नज़र आ रही है। आपको लगता है गवर्नर राज वाली बात एक सियासी धमकी है या वाकई इस हद तक इस बार जाया जाएगा? जब तक इमरान खान मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूद रहेगी, और जब तक इमरान खान मौजूद हैं, ये जिस दिन भी इलेक्शन में ये हुकूमत गई, इनको आटे दाल का भाव का पता चल जाएगा। और ये धमकी नहीं है ये गवर्नर राज की, ये इनकी ख्वाहिश है, इनकी नीयत है हुकूमत की। जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इस्तीफ़े आ रहे हैं, जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की कोशिशें की जा रही हैं, जहाँ केपी में गवर्नर राज लगाने की बातें हो रही हैं, जहाँ बुशरा बीबी और कुछ पीटीआई के बड़ों की गिरफ्तारियों की बात है, जहाँ अब संगीन मुकदमों की बात है, वहाँ पीटीआई पर पाबंदी की भी बातें हो रही हैं। और ये सारी धमकियाँ नहीं हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसकी ख्वाहिश मौजूद है और इस पर काम भी हो रहा है। आपको लगता है इस पर ख्वाहिश है? बहुत शुक्रिया आपका भट्टी साहब। ये सवाल एक्चुअली हम करते हैं, आसमा शराजी ने भी हमें ज्वाइन किया। आसमा, यही बात कर लेते हैं कि हुकूमत ठीक है कि ऑब्वियसली तहरीक इंसाफ की केपी हुकूमत ने बड़ा तंग किया है और बहुत कुछ करते रहे हैं, लेकिन गवर्नर राज आपको लगता है ये कोई वाइज ऑप्शन है टू इवन थिंक अबाउट? या फिर ये तो आसान रास्ता देने के मुतरादिफ नहीं है पीटीआई को कि आप बैठे जी आराम से? मेरे ख्याल में बिल्कुल गवर्नर राज जो है वो एक दानिशमंदाना फ़ैसला नहीं होगा अगर ऐसा होता है। उसकी वजह ये है कि वहाँ पे जो पब्लिक विल है उसको भी आपने देखना होता है, और अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वहाँ पे फेस है, वहाँ पे 2/3 मेजॉरिटी है, एक बड़ी अक्सरियत है उनके पास। लेकिन जो दूसरे आइनी तरीके हैं उनके ऊपर अगर हुकूमत चाहती है अपनी पॉलिटिकल विल के साथ काम कर सकती है, मसलन अदम एतमाद हो सकता है या इस तरह की कोई चीज़ें आ सकती है। मगर किसी सूबे के अंदर ऑलरेडी जहाँ पे इतना अनरेस्ट है वहाँ पे गवर्नर राज को लगा देना और फिर वो एक मखसूस टाइम के लिए होता है, उसके बाद क्या करेगी पाकिस्तान की सियासी हुकूमत? तो मेरा ख्याल है कि इसको बहुत विजडम के साथ देखना पड़ेगा कि वहाँ की जो पॉलिटिकल विल है लोगों की उसको भी मजरूह ना किया जाए, उसकी रिप्रेजेंटेशन हो और इसका एक पॉलिटिकल हल निकाला जाए। ये जो रोज़ की चढ़ाई है, जो रोज़ की वहाँ से लोगों का आना है, यकीनी तौर पर इससे सूबा बहुत सफ़र कर रहा है। और अब वहाँ के जो अवाम हैं उनको भी ये मौका मिलना चाहिए कि वो देखें कि उनकी जो जमात है वो अपने सूबे के लिए काम करे या नहीं करे। कुरम की एग्ज़ाम्पल आपके सामने है कि कुरम एजेंसी में इतने लोगों की हलाकत, वहाँ पे कबाइल की जंग या जो कि फ़िरकावारियत में अब बदल गई है, और जिस तरह से पारा चनार के लोगों के ऊपर जबर हुआ है, जुल्म हुआ है, मेरा ख्याल है कि ये सबसे बड़ा सवाल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है उसके ऊपर। तो अगर आप वहाँ पे गवर्नर राज लगा देंगे तो वहाँ की जो पब्लिक सेंटिमेंट है वो भी जो है वो हक में नहीं रहेगी। अभी तो उनकी एक पॉलिटिकल वेंटिलेशन हो रही है कि वहाँ पे पीटीआई की गवर्नमेंट है। असमा साहब, गवर्नर राज वाली बात अब तहरीक इंसाफ के लिए एक एक्स्ट्रा प्रेशर फ़िलहाल तो पुट कर सकती है, जो बज़ाहिर अंदरूनी मामलात में बड़ी पूरी तरह फंसी हुई है। फाइनल कॉल की नाकामी के बाद पार्टी क़यादत की तरफ से इस्तीफ़े भी आना शुरू हो गए हैं। अब आपको पार्टी का निज़ाम किसके हाथ में जाता हुआ नज़र आ रहा है? क्या इमरान खान की फैमिली ही का कोई फ़र्द आगे आएगा जो ये मामलात संभालेगा? मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब जो है वो अपनी फैमिली के किसी, यानी अपनी जो बहनें हैं उनमें से किसी को आगे करेंगे। मुझे ऐसे लगता है कि वो बुशरा बीबी को ही पार्टी की जो एक मेन लीडरशिप है या जो उनकी फ़ैसला साजी है उसके अंदर शामिल करेंगे। और देखिए, बुशरा बीबी के ऊपर बहुत सारी बातें, उनकी पार्टी के अंदर भी बहुत इस्तराब है, बहुत सारे लोग बाहर भी बातें करते हैं, उनके ऊपर इल्ज़ामात बहुत संगीन है, लेकिन उसके बावजूद सबसे ज़्यादा अगर इमरान खान साहब किसी पे ट्रस्ट करते हैं तो बुशरा बीबी हैं। और इसी तरह से जो भी फ़ैसला होता है ये ऐसा नहीं हो सकता कि उसमें बुशरा बीबी साहिबा जो है, ज़ाहिर है वो फ़ैसला
अगर वो इन्फ्लुएंस करती हैं तो इमरान खान साहब की हिमायत भी उसके अंदर शामिल होती है। कोई ऐसा फ़ैसला मौजूद हमें नज़र नहीं आया जब वो वज़ीर आज़म थे या बुज़दार को लगाना था या बाकी दीगर मामला थे कि जिसमें इमरान खान साहब की विल ना हो। लोगों को अगर अपॉइंट करना था या जिस तरह से उनके फ़ैसले होते थे उस पर एतराज़ात होते थे, उस हर फैसले के अंदर बुशरा बीबी अगर इन्फ्लुएंस करती थी तो इमरान खान साहब इन्फ्लुएंस होते थे। डेफिनेटली इन्फ्लुएंस वो करती हैं और इमरान खान ऑब्वियसली उनकी वाइफ हैं तो वो उन पे अच्छे शौहर की तरह मानते हैं। अच्छे, बहुत अच्छे शौहर की तरह, लेकिन कुछ ज़्यादा ही अच्छे शौहर की तरह नहीं, कंसिडरिंग कि उनके जो डिसीजन मेकिंग थी दैट डिड नॉट वर्क आउट फॉर द पार्टी। और मुरीद भी तो है ना, तो मुरीद तो मुर्शिद की बात ये तो बहुत ओवरलैपिंग चीज़ें हो गई। खैर इन एनी केस आसमा आपसे हमने ये पूछना है कि ऑब्वियसली पीटीआई का मरकजी बुनियादी एजेंडा तो एक ही है और वो है खान साहब की रिहाई। तो यहाँ से आगे तहरीक इंसाफ इमरान खान की रिहाई के लिए क्या कर सकती है और प्रैक्टिकली उनके लिए मुमकिन क्या है कि वो क्या करें? देखिए, कभी भी रिहाई जो होती है, एक तो पहली बात तो ये है कि वो सड़कों के ऊपर नहीं हो सकती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो आखिरी कॉल दी और इमरान खान साहब ने ये कॉल दी और डी चौक की कॉल दी और ये कहा कि ये आखिरी कॉल है, ये फ़ाइनल कॉल है। मेरा ख्याल है कि ये एक इसीलिए था कि बहुत सारे मुकदमात के अंदर इमरान खान साहब जो हैं उनकी, और सबसे बड़ा मुतालबा यही था कि उनको या तो रिहाई मिले या फिर उनको रिलीफ दिया जाए। ये ऑन द रिकॉर्ड ये बातें आ चुकी हैं कि उनको बनी गाला शिफ्ट कर दिया जाए, खैबर पख्तूनख्वा में शिफ्ट कर दिया जाए। तो उनकी रिहाई का जो एजेंडा है वो सड़कों के ज़रिए तय करने की बात की गई। इसके बहुत मल्टीपल इसके जो थे वो पर्पसेस थे पीटीआई के सामने। क्योस का होना, अवाम को और फ़ौज को आमने सामने कर देना, मुक़्तदरा को और हुकूमत को जो है वो जो आए हैं, लोग आए हैं, अवाम आए हैं या अवाम के रूप में जो लोग आए हैं उनके सामने डाल देना, ऐसी सूरत हाल बना देना कि इंटरनेशनली पाकिस्तान की सुबकी हो। इस सारे के साथ साथ एक ये भी था कि रियासत को अंडर प्रेशर किया जाए कि वो उनको NRO दें या उनको वो रिलीफ दें, जो कि मुमकिन नहीं है। और इसलिए मुमकिन नहीं है कि उनके सारे मुकदमात जो हैं वो इस वक्त अदालतों के अंदर हैं। तो अगर इमरान खान साहब सड़कों के ज़रिए से रिहाई लेंगे तो कल को कोई भी आ जाएगा उनकी, अगर किसी के पास कोई भी जमात के पास कोई अक्सरियत है या नहीं भी है, वो 2000-5000 लोग लेके डी चौक के सामने बैठ जाएं और वो कहें कि रिहा कर दें, तो ये इस तरह रियासतें नहीं चलती। रिहाई के लिए इमरान खान साहब को पॉलिटिकल डायलॉग भी करना पड़ेगा। बहुत सारे केसेस बिल्कुल हमने देखा है माजी के अंदर कि नवाज शरीफ साहब का बाहर जाना हो या दीगर मामलात हों, उसके अंदर भी आपने देखा कि बातचीत जो है वो होती रही। बैकडोर चैनल्स जो थे वो ऑपरेट किए गए और उनको चलाया गया, उनको खोला गया, उनके ज़रिए से CBMs किए गए। अब इमरान खान साहब क्या CBMs करेंगे? वो कल भी यहाँ पे जो लोगों को लेके आए हैं, जिस तरह से उनकी जमात लेके आई है, उन्होंने रियासत के ख़िलाफ़ जो है वो एक तरह से जो है वो कार्रवाई की है। अनफॉर्चुनेटली तहरीक इंसाफ के अंदर जो भी मुज़ाकरात की सियासी लोगों से बातचीत करता है उसको डिस्करेज किया जाता है। बहुत शुक्रिया आसमा शराजी। बड़ा इंटरेस्टिंग आपने एक पर्सपेक्टिव भी दिया है, दिखाया भी है कि सड़कों पे इस तरह फैसले नहीं होते, ख़ास तौर पे क्योंकि खान साहब के इतने केसेस ऑलरेडी चल रहे हैं। तो ये बार बार रोज़ ये सड़कों पे क्यों आ रहे हैं? ये भी बात है ना कि अब तक यू लिव यू लर्न। तो अच्छा, मधुबाला को आपको बताया ना, चेंजिंग द टॉपिक और अपडेट है मधुबाला से, वी आर वेरी इन्वेस्टेड और माय किड्स आर आल्सो वेरी इन्वेस्टेड। They want to know कि how is Madhubala doing right now? क्योंकि kids are now aware कि ये ज़ू वगैरह में रखना ये बड़ा जुल्म है जानवरों पे, तो वो वैसे ही होते हैं। घुल मिल गई है अपनी बहनों के साथ। ओहो, जिनका नाम था मलाइका और सोनिया। यस, ये तीनों, मलाइका, सोनिया और मधुबाला। और बैकग्राउंड में अगर कोई म्यूजिक हम चलाना चाहें तो अब्दुल्ला आप क्या सजेस्ट करेंगे? बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन ये जो टायर है उसका पसंदीदा टायर, वो अभी भी उसको साथ-साथ, you know, she's like a baby. नहीं, but she isn't a baby by the way. She isn't a baby. No, I don't think she's a baby. मुझे नहीं पता वैसे एलिफेंट ईयर्स में क्या होता है, बट इन एनी केस है कि आपका एक फेवरेट कोई चीज़ होती है ना ज़िंदगी में, wherever you move आपकी वो चीज़ आपके साथ जाती है। तो मधुबाला का ये टायर है, लेकिन It's so nice that you know. I love the fact that they are all together. ये बड़े ही प्यारे विजुअल्स हैं ऐसे। हाँ, मतलब लोनली खत्म हो गई होगी ना, मैं इमोशनल हो गई हूँ अब्दुल्ला। Seriously, दिल भर आया। आपको तो मौसम अच्छा होता है ना, तो मौसम वैसे कहाँ अच्छा हुआ है? अभी मैं पिछले साल आपको फेसबुक या ऐप्स है ना मेमोरीज दिखाती हैं, और उसमें आपने और मुझे 3 साल पहले की मेमोरी आ रही थी, नवंबर दीज डेज, कराची की, एंड आई वाज वेयरिंग अ हुडी एंड अ स्वेटर। अच्छा, जो भी आप कह लें, इवेंट सीजन हमारा शुरू हो चुका है, मतलब कि नवंबर दिसंबर होता है ना, तो देखिए नाम से पता चल गया होगा कि ये ठंडे मौसम होने चाहिए, ठंडे महीने होने चाहिए।
हमारे नहीं है तो क्या हो सकता है, बट इवेंट्स जरूर हमारे हो रहे हैं। मेले तो सज रहे हैं, हमारे इवेंट्स हो रहे हैं और बड़े अलग अलग किस्म के इवेंट्स होते हैं, जैसे कि एक जिसको हम मेंशन करना चाहते हैं, दैट्स कराची वेलनेस फेस्टिवल। और उसमें बहुत से सेशंस होते हैं, बहुत सी डिस्कशंस होती हैं और बहुत सी एक्टिविटीज़ भी होती हैं, और उनके ज़रिए ये समझाया जाता है कि अच्छी ज़िंदगी गुजारना, खुश रहना कैसे मुमकिन है। नाउ कैन यू इमेजिन कि लोग एक्टिवली माइंडफुली बैठ के सोचें कि हम कैसे खुश रह सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें हमने पता नहीं क्यों बिल्कुल एक बैकड्रॉप में ही डाल दी हैं, बट इट मैटर्स और ये किया जा सकता है। तो इस पर जी हमने बात करनी है। इस फेस्टिवल की बानी मुजफ्फर बुखारी और वेलबींग एजुकेटर डॉक्टर शनाज टिपाल दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। हम इन्हें खुश आमदीद कहेंगे और सबसे पहले मुजफ्फर से पूछेंगे कि पहले तुमको कहेंगे वेलकम बैक, क्योंकि ये आपका दिस इज योर सेकंड ईयर। This is my second year. I was here last year promoting the KWF as well, and thank you for having us back. तो पिछली बार आपने पहली बार ये करके the fact that you are back again must mean कि आपको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला and it actually kind of works. Over 6,000 people showed up, and हमको उस वक्त एहसास हुआ कि कितनी ज़रूरत है यहाँ पे। तो जैसे ही फेस्टिवल ख़त्म हुआ 2 महीने बाद में लोग पूछना शुरू कर नेक्स्ट फेस्टिवल कब है, नेक्स्ट फेस्टिवल कब है। तो इट टुक अस अ व्हाइल बिकॉज इसकी तैयारी करने में काफ़ी टाइम लगता है, और इसको पूरे जो लिस्ट ऑफ फैसिलिटेटर्स हैं और जो एक्टिविटीज़ हैं, फूड वेंडर्स, एवरीथिंग, उसको इकट्ठा करने में, क्रिएट करने में टेक्स अस अ लॉट ऑफ टाइम, बट इट इज सो वर्थ द एफर्ट। कुछ गारंटी को भी आप लोगों को देते हैं कि व्हेन यू कम टू दिस वन, ऑब्वियसली वेलनेस फेस्टिवल है, यू आर गोइंग टू फील गुड अबाउट योरसेल्फ एट द एंड ऑफ इट? गारंटी की जरूरत नहीं होती। अच्छा, you do. There is such a wide option and menu of the wellness activities, जिसमें physical activities भी हैं, social emotional भी हैं, बच्चों के साथ भी हैं, family के साथ भी हैं। There is something for everyone to do. And हम लोग सिर्फ wellness को सोचते हैं, walk कर ली, exercise कर लिया, अच्छा खा लिया, लेकिन there is so much to wellness and it's such a और ये हम पूछेंगे मजीद well-being educator से। Please Dr. Shanaz, help us understand this term. What do you mean by well-being educator? This is the first time a lot of us would be hearing this term. Yeah, it's about somebody basically who wants to share a variety of practices, a variety of tips of how you can inculcate ways to make yourself more healthy in the mind, in the body, in your heart, in many different ways. So they don't have to be long practices. They could be, like I said earlier, we were talking about earlier, just a short, quick breath where you recognize something that's good, that you're enjoying, and you take that into yourself. So would these entail major lifestyle changes? Because, you know, some people have stressful jobs, let's say. They're not going to leave their jobs. Right. But can they, you know, accommodate what you suggest through these practices in their daily lives? That's what the idea is. Like, for example, right now, this is the first time I'm doing something like this, and I'm feeling nervous. So while Mr. Muzaffar was speaking, I was doing my deep belly breathing. Oh, okay. So in that, I'm actually able to get my thoughts together, and my body is calm, and I'm actually quite enjoying the experience because of that. So that's what I mean. You know, everybody's lives can be very stressful, but it's how can you bring in small moments into your life on a routine basis. And we would like you to elaborate or at least share a few examples that, you know, what can we really include in our lives to make it better, to feel better, to function better primarily. थोड़ा सा हम तर्जुमा भी यहाँ पे करेंगे। शनाज का ये कहना है कि बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिनको बरूए कार लाते हुए, इस्तेमाल करते हुए आप अपनी नॉर्मल डेली लाइफ में कैसे बेहतर फंक्शन कर सकते हैं, ये बेहतर महसूस कर सकते हैं, फिजिकली भी, मेंटली भी, एंड यू नो रूहानी तौर पर भी। देखिए मुजफ्फर, आपसे हम ये पूछना चाहेंगे कि आपको क्या लगा कि किस एक्टिविटी का या किस एक्सपीरियंस का सबसे अच्छा रिस्पांस आपको मिला कि दैट इज समथिंग दैट पीपल रियली एंजॉयड एंड वी वुड लाइक टू एक्सपैंड अपॉन दैट, या फिर कुछ मिस हुआ और इस दफ़ा करने का सोच रहा हूँ? आई थिंक ये जो आइडिया आया था कराची वेलनेस फेस्टिवल का, हमें कोविड के दौरान आया था कि जब अब हर कोई अपने अपने साइलोज में था और बहुत लोनलीनेस हो रही थी, और हमने बोला कि व्हाई डोंट वी ब्रिंग द कम्युनिटी टुगेदर। एंड ये कम्युनिटी है उन लोगों की कि जो कि वेलनेस सर्विस प्रोवाइड करते हैं और पीपल हु आर सीकिंग वेलनेस। और जो बिगेस्ट आई थिंक टेक अवे हमारा जो उसके मिलता है कि व्हेन ऑल द कम्युनिटी कम्स टुगेदर तो जॉय इंक्रीज होता है। एंड व्हेन द फैमिलीज आर टेकिंग केयर ऑफ हरसेल्फ, आप बच्चों को लेकर आते हैं, बच्चों को भी दिखाते हैं कि हाउ इंपॉर्टेंट इट इज टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हाउ कैन यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। सिंपल एक्टिविटीज थ्रू आर्ट, या फिर जो है स्टोरी सुनना, क्रिएटिविटी पे जाना। योगा हर कोई कर सकता है। मुझे लगता है मैं बड़ा इनफ्लेक्सिबल हूँ, नहीं कर सकता हूँ। देयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ योगास, तो हमारे टफ भी होता है वैसे, इतना नहीं, लेकिन हमारे पास अभी ऐसे एक देयर इज अ सेशन कॉल्ड फेस योगा, यू नो, तो आप बैठे हैं, चेयर योगा, या फिर साउंड हीलिंग कि हाउ कैन यू हील थ्रू साउंड। तो उसमें आपके इतने ऑप्शंस मौजूद हैं। तो आपका जो सवाल है कि हम इसमें क्या ऐड करें, इस तरफ हम बच्चों का सारा एक्टिविटीज़ ऐड करें, क्योंकि लास्ट ईयर जब हम लोगों को बोला, जो माँ बाप थे, फैमिलीज, उन्होंने बोला कि वी लव्ड इट, मगर बच्चों के लिए वी नीड मोर।
So we have like things like puppet shows and things like very difficult topics, like for example, preventing childhood sexual abuse, for example. So Ahang is coming and taking a session on that. These are conversations which we need to have with kids and unko educate karna. And then we want to take them in from musical performances, there are drum circles. So हम लोग educate भी कर रहे हैं और साथ साथ celebrate भी कर रहे हैं. और of course there will be food vendors and there are other home-based entrepreneurs who have come and put up their stalls. And can we just say कि वो इतने stresses देख के शायद adults hopeless हो चुके होते हैं, लेकिन बच्चों को space देनी चाहिए. There is a lot of good out there. Adults थक चुके हैं. हाँ, बिल्कुल. तो हम उनको कहते हैं अपना ख्याल रखें, because वो जो बात होती है ना कि वो जो पहले अपना ख्याल रखें फिर आप किसी और ख्याल रख सकेंगे. तो हम उनको एक तरह से होप दे रहे हैं और उनको ये साथ बता रहे हैं कि ये जो फील वो करें वो अकेले फील नहीं कर रहे. अगर आप सिर्फ अकेले थके हुए नहीं, हम बाकी सारे इर्द-गिर्द भी आपके ऐसे. Dr. Shanaz, we have limited time, but I would really like to grab this opportunity and ask you and would request you to elaborate on the point that we were discussing earlier, that the moment you get up, you prepare for sleep. इससे क्या मुराद है? So usually when you ask people what is it that keeps them up at night, usually it's some thought or the other. For the most part, there could be other issues like stomach issues and what have you, but for the most part, people are always thinking about something that they did or dreams. At times the people get ख्वाब आते हैं और बुरे ख्वाब आते हैं और रुक जाते हैं. And then they sort of use that. Well, actually, what's happened during the day or the days in the past, right? So the idea is when you wake up in the morning, just check in with your thoughts. What's going on? If it's a worry, which is for most of us is aaj kya karna, you're busy. Notice that energy that you're creating in the morning, actually what you're going to take with you to the rest of the day. So if you start the morning on a good note, give yourself a moment, give thanks for a good night's sleep or give thanks for the new day. That sets a very different tone. The energy you create, the chemicals you create in your body, that guides the rest of the day. And basically have a conversation with yourself. Yes. ये बड़ा ज़रूरी है. Be in touch with yourself. और एक वो जो शुक्राने वाली बात है ना, एक that practice of daily practice of gratitude and शुक्राना. Try to understand this. ये having a conversation with yourself, अपने आप को तसल्ली देना, अपने से बात करना, be gentle, be forgiving. वो कहते हैं ना अपने आप को माफ करें, be forgiving. That's all the time we have. But thank you. So the festival is tomorrow and day after, from 10 a.m. till 7 p.m. in Karachi. Karachi at Veritas Learning Circle in PCHS Block 6. So we look forward to having the community coming together. Zabardast. Thank you so much. Thank you for having us. Muzaffar and Shanaz. Thank you for being here. अच्छा जी, एक सालगिरह और गुलकार और अदाकार फवाद खान की आज सालगिरह है. भी किया उसके बाद फिर हमसफर was the turning point in his life, certainly. और फिर द मूवी खुदा के लिए, डोंट फॉरगेट दैट, बड़ी जबरदस्त जिंदगी गुलजार है. देन ही वाज नोन एज अ सिंगर, ही हैड अ बैंड, तो गाने शाने तो वो गाते ही हैं. और फिर जब बॉलीवुड में एंट्री हुई तो फिर तो एक लेटेस्ट मचाया इन्होंने अपनी ज़िंदगी में, वो थी मौला जट. सो या और हर साल की तरह इस साल भी 29 नवंबर को फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती का आलमी दिन मनाया जा रहा है. गुज़िश्ता साल अक्टूबर से गज़ा में मुसलसल इजरायली जारियत जारी है. सच मतलब आप सोचेंगे एक साल इस चीज़ को गुजर चुका है और जिसमें अब तक कितने 44,330 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जबकि 1 लाख से ज़ायद जो हैं वो ज़ख्मी हैं. गज़ा में इजरायली जंगी जुनून ने इस दिन की अहमियत मज़ीद बढ़ा दी है और पाकिस्तान समेत दुनिया भर से अवाम आज अहले फ़लस्तीन के साथ इजहार यकजहती का दिन की निस्बत से ऑब्वियसली बहुत कुछ कर रहे हैं, जैसे कि जल्द से जुलूस मुजाहरों का इनेकाद कर रहे हैं. डिस्प्लेस जितने वहाँ लोग हुए, देखिए जो शहीद हो गए, जो ज़ख्मी हो गए, वो नंबर्स हम देते हैं, हम यूजुअली भूल जाते हैं डिस्प्लेसमेंट की. कोई अपने घर में जहाँ कभी 1 साल पहले रहता होगा, नोबडी इज़ देयर एनी मोर. और 2-2, 3-3 बार वो जगह जो हैं वो बदल चुके हैं. आप ज़रा विजुअल्स ये देखें कि शहर क्या होता था और अब ये शहर है ही नहीं, अब तो शहर ही नहीं, सिर्फ मलबे का ढेर है अब तो. और ग़ज़ाई किल्लत, बीमारियाँ, कभी यकीन नहीं होता कि ये इस दुनिया में ये हो रहा है, इसी दुनिया में हो रहा है. और आज 2024 में आपको याद है कि अफ्रीका में वो लाइव एड वगैरह कोई 1980s में कभी होती होगी. अब हम उनके गाने सुनते हैं कि तब अफ्रीका में लोग भूख से मर रहे थे और फिर दुनिया ने कहा था नेवर अगेन, और ये लो जी ये हो रहा है. अभी अजीब व गरीब कोई सिचुएशन है. लेकिन अभी हमारे पहले गेस्ट हमें बता के गए हैं हाउ टू बी हैप्पी, तो हमें ज़रा उस तरह रहना है.
अच्छा, अभी हमने एक और बड़ी अहम खबर आप तक पहुंचानी है। फेक न्यूज़ की रोकथाम के लिए कानूनी कोशिशें बिल्कुल होनी चाहिए, इसको सब सपोर्ट करते हैं, दुरुस्त है। ज़ाती मकासद या सियासी वाबस्तगी का शिकार होकर रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों का एहतसाब भी समझ में आता है। इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि सहाफ़ियों समेत किसी शख्स को भी कानून से बालातर नहीं होना चाहिए, लेकिन हुकूमतों का सहाफ़ियों के खिलाफ लिटरली फ़नी किस्म के इल्ज़ामात लगा के मज़े का खेज़ मतलब रिडिकुलस जिसे कहते हैं उसके तहत पर्चे दर्ज करना समझ से बालातर है। ऐसी कोशिशें ना पहले कामयाब हुई हैं ना इस बार कामयाब होंगी, क्योंकि इससे अपनी आपकी ही सुबकी होती है और इससे सर्टनली बदनीयती भी ज़ाहिर होती है और मकसद भी हासिल नहीं होता। पहले भी कभी फ़ायदा नहीं हुआ है। कल पुलिस ने मारूफ सहाफ़ी और ब्लॉगर मतीउल्लाह जान का इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल किया है। मतीउल्लाह जान पर पुलिस को तशद्दुद का निशाना बनाने, असलहा छीनने, मनशियात रखने का इल्ज़ाम है। वैसे वो सिगरेट भी नहीं पीते, जो उनके दोस्त हैं वो बताते हैं। FIR का मतन पढ़कर राना सनाउल्लाह के खिलाफ हेरोइन डालने वाला मुकदमा भी सबको याद आया। राना सनाउल्लाह ने ही कल जियो के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में साफ अल्फाज में मतीउल्लाह जान के खिलाफ मुकदमे को बोगस करार दिया। ये जो FIR है बिल्कुल ये एक कंकॉक्टेड मनगढ़ंत स्टोरी है और इसी किस्म की स्टोरीज बनती हैं, जब भी बनती हैं हमारे ख़िलाफ़ भी बनती रही हैं और आपके आज खुद खिलाफ बनी थी। मेरे खुद खिलाफ बनी थी। तो मैं समझता हूँ कि इस बारे में IG इस्लामाबाद को जो है वो जवाब देना चाहिए, क्योंकि इस FIR के कंप्लेनेंट तो वो हैं, उनकी फोर्स है। तो इस FIR को जो है वो मेरिट पे डिसाइड होना चाहिए और मेरिट पे इसका यही बनता है कि जिन लोगों ने ये फर्जी स्टोरी बनाई है उनको सज़ा मिले और जिसको सज़ा देने की कोशिश की गई है वो जो है उसको आज़ादी मिले। अच्छा, तमाम तर सूरत हाल जो है ये सहाफ़ी तंजीमों ने मतीउल्लाह जान की गिरफ्तारी की मज़म्मत करते हुए बहुत सी बातें की। अब ये कल उस वक्त अदालत में कह के लग गए जब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि हमने मतीउल्लाह जान से आइस बरामद की है। मतलब किसी पे भी कुछ भी इल्ज़ाम लगाना हो ना तो ये आइस आजकल बड़ी करनी है, आइस बरामद करनी है। अच्छा, करनी है। और ये कहा होगा उनके अंदर कहाँ से वो जज्बा, हौसला और वो ऑडेसिटी आई होगी वो ये कहें। ये प्रोसिक्यूटर के अल्फाज पे कह के ही नहीं थे, बल्कि हुकूमत मखसूस सोच पर कह के लगे हैं कि ठीक है कोई मुकदमा बनाना है बनाएं, लेकिन इस भौने अंदाज में कि जो काम करना है कानून साज़ी करनी है। सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ हैं। सीनियर सहाफ़ी उमर चीमा साहब हमारे साथ। चीमा साहब, गुज़श्ता हफ्ते इस्लामाबाद की सड़कों पर जो हुआ वो तो है ही, सोशल मीडिया पर जो होता रहा वो भी, दूसरी तरफ फिर वही ज़रूरत महसूस हुई कि फ़ेक न्यूज़ का कुछ होना चाहिए और होना चाहिए, क्योंकि अभी भी मतलब आउट ऑफ कंट्रोल है मिस इन्फॉर्मेशन डिसइन्फॉर्मेशन का मामला। फलाना हो गया, ये हो गया, AI जनरेटेड पिक्चर सर्कुलेट हो रही हैं, लेकिन हुकूमत ने कार्रवाई करनी होती है तो इस तरह तो ना करे ना कि किसी पे मज़े का खेस इल्ज़ामात लगा के केस बना दिया, जिस तरह के ये मतीउल्लाह का केस है। ये तो सारे अपने ही मुकदमे को मिस हैंडल करने वाली बात नहीं है। ये क्या तरीका है? ये वैसे इंतहाई ताज्जुब की बात है। मैं तो ये सोचता हूँ कि जिस तरह वो कहते हैं ना, वो कौन लोग हो तुसी, ये जो केस बनाने वाले हैं, मुझे बड़ा इश्तियाक है कि मैं इन लोगों से मिलूं, मैं देखूं कि ये किस माइंडसेट के हैं, ये कैसे सोचते हैं, इनका वर्ल्ड व्यू कैसा है। कि एक जर्नलिस्ट पर जो केस उसकी जर्नलिज्म के हवाले से बनना चाहिए। बेसिकली आपको अगर किसी जर्नलिस्ट पर एतराज़ है तो ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि आपको उसकी जर्नलिज्म पर एतराज़ होगा, तो आप उसके मुतलका जो कवानीन हैं उनको आप इस्तेमाल करें, बजाय इसके आपने ये कर दिया कि वो नशे की हालत में था। यानी कि ऐसे बंदे पर इल्ज़ाम लगाया है जो सिगरेट तक नहीं पीता। फिर कई लोग कहते हैं जी सिगरेट नाम पीने का मतलब ये तो नहीं है कि कोई और नशा नहीं करता। मैं किसी ऐसे बंदे को नहीं जानता जो मती का बहुत ही करीबी दोस्त भी हो और वो जानता हो कि वो किसी किस्म का नशा करता है। ये अपने आप को मजाक बनाने वाली बात है। इवन जो उधर प्रोसिक्यूटर पेश हुए तो उनके मुंह से भी सच ही निकल गया कि हम अभी तक आइस तलाश कर रहे हैं, कि अभी तक कुछ मिला नहीं है उनसे। और ये जो मैं अक्सर बात कोट करता हूँ, अपने एक दोस्त हैं हमारे वकार गिलानी, जर्नलिस्ट हैं दी न्यूज़ के, तो उन्होंने कहा जी कि ये मती का तो नहीं आइडिया कि मती ने कोई नशा किया था नहीं या नहीं, लेकिन जो केस बनाने वाले हैं ना, इन्होंने ताकत के नशे में किया है।
तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है और ये इंतहाई काउंटर प्रोडक्टिव एक्सरसाइज है जो हरकत इन्होंने की है। इससे ना इनकी अपनी नेकनामी में इजाफा होगा और अगर इसका मकसद एक डेटरेंस क्रिएट करना है तो उसका भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी बेसिकली उमर बात ये है कि अगर आपने कोई केस ही बनाना था तो कोई केस बनाते हैं ना, मतलब ये तो कोई केस ही नहीं बन रहा क्योंकि कोई मानेगा नहीं इस चीज़ को। बॉटम लाइन है। अब मतीउल्लाह जान और दीगर सहाफ़ियों के मामलात में हमें ये भी नज़र आता है कि हुकूमत जब टारगेट करने पर आती है तो उन्हें लोगों को टारगेट किया जाता है जो तनकीदी आवाज़ें जो हैं उनकी उठ रही हैं, तो दिस स्पेसिफिकली टारगेट दोज पीपल। फिर जो पीका और दीगर कवानीन पर तनकीद होती है वो नाजायज़ तो नहीं है वैसे, तो मतलब क्या किया जाए, कोई इंसान बोले भी ना। ये क्यों पीका ला इस्तेमाल नहीं करते या बाकी ऐसे कवानीन जो कि सोशल मीडिया के रिलेटेड हों या कोई सोशल मीडिया पे कोई ऐसा मवाद हो या इनकी नज़र में काबिल एतराज़ हो। मुझे एक ही बात की समझ आती है और वो ये हो सकती है कि इन्हें लगता है कि इस केस में ज़मानत जल्दी हो जाती है, यानी मुझे अंदाज़ा है कि ये इसी तरह सोचते हैं। अच्छा, आप ज़्यादातर अगर आप किसी बंदे को महीना अंदर रख लेते हैं, 2 महीने रख लेते हैं, तो आपने कोई उसका अचार डालना है, आपने क्या करना क्या है। अगर कोई बंदा, अगर आपका मकसद ये एक पनिश करना है तो वो तो आप किसी को जब रिमांड पर लेते हैं तो 3-4 दिन 5 दिन हफ्ता आप फिर भी रख लेते हैं। ये क्यों ऐसा करते हैं? या तो फिर जो है पीका ला वो आप ख़त्म कर दें, कोई दूसरे ला आप इस्तेमाल करें। मेरा ख्याल है कि एक जो जर्नलिस्ट है उसके लिए इन तरह की सज़ाओं से ज़्यादा अहम उसकी अपनी रेपुटेशन है, उसकी अपनी शोहरत है। तो अगर आप वाकई समझते हैं कि किसी ने कोई ऐसा गलत काम किया है जो कि आप साबित भी कर सकते हैं, कोई फेक न्यूज़ है या कोई और ऐसा मामला है, तो आप जो पीका ला है, अगर कोई वो एक तरह का डिजिटल क्राइम में आता है तो आप वो लॉ इस्तेमाल करें या बाकी डेफिमेशन वाला लॉ इस्तेमाल करें। ये इस तरह की हरकतों से कोई फ़ायदा नहीं होता और ये इंतहाई काउंटर प्रोडक्टिव किस्म की एक्सरसाइज। लीव की उम्र हम यहाँ बात करके आइडिया दे रहे हैं कि अगर करना ही था तो कुछ इस किस्म का करते, क्योंकि कुछ समझ नहीं आती ना कि वाई डू दे डू दिस एंड अगेन। और जब ये भी पता हो कि इसका कोई हल एंड में कोई निकलता नहीं है, ये आपके मफाद में, ये इनफैक्ट आपको ये एक ब्लैक स्पॉट ही होगा ऑन यू कि आप ये सहाफ़ियों के साथ अगर करें। इन एनी केस बहुत शुक्रिया उमर चीमा फॉर बीइंग विद अस। मतलब गोल होना चाहिए कि आप सहाफ़ती आज़ादियाँ भी कायम रखें और फेक न्यूज़ का भी खात्मा हो। इसके लिए बैठें, बात करें, फ्रेमवर्क बनाएं, मतलब हो भी रहा है काम, लेकिन और नहीं करना ना, क्योंकि कभी कभार अपनी भी तो डालनी है, करें, बेहतर करें इसको। That is it. And we will see you on Monday. Try to have a good weekend.